हेलो एंड वेलकम। तो बच्चों, एक बार मैं फिर आया हूँ एक नए वन शॉट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आप ये वीडियो देखने से पहले अपना माइंड एकदम फ्रेश रखिए। अगर आपको अ, खाना खा के बैठिए, पूरा डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, एक जगह शांत होकर एक तरफ बैठिए जिससे कि आप पूरी वीडियो आराम से देख सके। दूसरी चीज़, इसके अंदर मैंने वो हर एक चीज़ है जो डालने की कोशिश की जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में उसको है जो डिलीवर करने की कोशिश की, बहुत इजी वे में। और थर्ड चीज़ में अगर बात करूं तो इसके अंदर जो मैं आंसर्स बताऊंगा टेक्स्ट बुक के, वो हो सकता है कि आपके जो आपको टीचर्स ने लिखा है उनसे अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलते जुलते जरूर होंगे। तो आप ये समझ के भी कर सकते हैं, और अगर समझ के नहीं कर सकते तो जो आपको उन्होंने लिखा है उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग कवर करेंगे, पहली चीज है लेखक परिचय। ये कृतिका जो हमारी बुक है उसके लेखक परिचय सारे देखने वाले हैं। लेखक परिचय के बाद हम बढ़ेंगे पाठ की ओर। पाठ की समरी या फिर सारांश देखेंगे कि पाठ में पूरा क्या कहना चाह रहा है। और उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे पाठ के जो कठिन शब्दार्थ है उन शब्दार्थों की तरफ। और उसके बाद में अंत में या फिर लास्ट में हम लोग बढ़ेंगे जो चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने वो लिए, ग्रामर पार्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया है। तो देखो, ये वीडियो हो सकता है आप आरबीएसई बोर्ड से भी देख रहे हो या फिर सीबीएसई बोर्ड से भी देख रहे हो, तो दोनों की जो मार्किंग स्ट्रेटेजी है वो अलग अलग है। कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड के ऊपर, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक तरफ लिख रखा है बच्चों मैंने आरबीएसई बोर्ड, और एक तरफ मैंने सीबीएसई बोर्ड लिख दिया है। दोनों बुक तो दोनों में एक जैसी है। आरबीएससी में क्या सीन है, आरबीएससी में आपके ओनली है जो 10 मार्क्स या फिर 10 नंबर की आने वाली है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। और वही अगर आप लोग इसको है जो सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो ये आपकी 20 मार्क्स यानी 20 नंबर की आएगी, ठीक है। तो दोनों को मैंने साथ में इंक्लूड करते हुए चला है, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं लेखक परिचय की ओर। सबसे पहले पहले हम लोग बढ़ेंगे अपने लेखक परिचय में। जो हमारे लेखक परिचय है उसमें है शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय, जो बुक के अंदर दे रखा है वही मैंने एज इट इज लिया है। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो इनसे रिलेटेड है वो मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब देखो, शिव पूजन सहाय का जीवन परिचय देखेंगे, और शिव पूजन सहाय ने जो चैप्टर पहला लिखा है, पहला पार्ट लिखा है, उसके बारे में भी साथ साथ समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बढ़ते, देखो शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ, 1893, 1893 में। और कहाँ हुआ था बच्चों, इनका इनका गांव उन्वास, और जो जिला भोजपुर और बिहार में हुआ है। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम एग्जाम में अगर आ जाए तो क्या लिखेंगे, उन्वास लिखेंगे, भोजपुर लिखेंगे या बिहार लिखेंगे। आपको ये पूरा याद हो तो वेल डन, पूरा याद नहीं हो तो ओनली इतना लिख देना कि उनका जन्म बिहार में हुआ था, ठीक है। और फिर ये जन्म की तारीख तो ऐसे इतना डीप में कोई नहीं पूछता, फिर भी मैंने लिख दिया है। उसके बाद में उनके बचपन का नाम भोलानाथ था, और पाठ के अंदर आपको एक और नाम भी देखने को मिलेगा, वो हम लोग अभी जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ में 10वीं की परीक्षा पास करने के, ये दोनों हम क्लियर कर दिए हमने। उसके बाद में 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलनवीस की नौकरी की। नकलनवीस कौन होते थे, नकलनवीस वो लोग होते थे जो लोग क्या करते थे, वहां पे जो नकल उतारनी होती थी चीज की, ठीक है, वो डायग्राम बनाना हो गया या उसकी जैसे जैसे लिखना हो गया, जो पुराने डॉक्यूमेंट से उनको नए फॉर्म में जो कन्वर्ट करना, ठीक है। समझ में आ गया। पहले हम लोग पेजेस से पढ़ते थे, अब पीडीएफ आ गई, उसका एक नया फॉर्मेट, तो वो टाइप करने की जो जरूरत पड़ती है ये, ठीक है। फिर बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए, ठीक है। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, ठीक है। असहयोग जो आंदोलन चला था उसमें, ठीक है। उसके बाद में देखो, शिव पूजन साय अपने समय के लेखकों को बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि शिव पूजन सहाय की कुछ विशेषताएं आप बताइए, तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित, लोकप्रिय मतलब पॉपुलर, और सम्मानित का मतलब रेप्यूटेड जो पर्सन थे ये, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, और भी कुछ काम की, इनकी कुछ मुख्य कुछ स्टोरीज की, जो स्टोरीज कहानियां हो सकती है, ठीक है, कविताएं हो सकती है, अलग अलग लेखक अलग अलग लिखता है, ठीक है। तो ये बता रखा है। देखो, जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिका, पत्रिका का मतलब होता है न्यूज़पेपर, जो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना डेली अलग अलग, ठीक है, जो भी आप पढ़ते होंगे। तो न्यूज़पेपर में की संपादन का मतलब होता है एज एडिटर में लिखा आता है लेख, उन्होंने उसके बाद न्यूज़पेपर के अंदर स्टोरीज लिखना हो गया या किसी का अपना कुछ थॉट एक्सप्रेशन करनी होगी किसी मुद्दे के ऊपर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है।
अगला इसके साथ भी हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल थे। संपादक मंडल जो एडिटोरियल जो सेक्शन रहता है उसका पूरा जो मुख्य इस तरीके से, ठीक है। और 1963 या फिर 1963 में इनका है जो देहांत या फिर मृत्यु हो गई, ठीक है बच्चों। फिर वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे, ठीक है। एक होता है गद्य, एक होता है पद्य। आपने पढ़ा गद्यांश और पद्यांश आपने सुना होगा, ठीक है। मतलब ये स्टोरीज टाइप मोस्टली लिखते थे, ठीक है। कविता टाइप नहीं लिख सकते थे, लिखते थे ये, ठीक है। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन दर्जन मतलब भर गद्य कृतियां प्रकाशित हुई है या फिर जो पब्लिश हुई है, ठीक है। उन्होंने अलग अलग और भी लिखी थी। अब लेकिन हमारा चैप्टर जो हम सीख रहे हैं उस चैप्टर, एक छोटा सा चैप्टर, एक पार्ट जो हम सीख रहे हैं हिंदी का, तो उसमें तो क्या छोटा सा भाग, इन्होंने इसके अलावा बहुत सारी चीजें लिखी थी। इसलिए हमें लेखक परिचय पढ़ना पड़ रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में किस तरीके से जो स्टार्टअप किया लिखने का, क्या क्या उनकी कैसी लैंग्वेज थी, ये सारी की सारी चीजें हमें समझना होता है। उनका जन्म कहाँ हुआ, उनका जो कहाँ उन्होंने काम किया, और क्या रचना या फिर उनकी पब्लिसिटी हो सकती है, ठीक है। उन्होंने और क्या क्या पब्लिश किया था और क्या क्या राइट किया था, ठीक है। फिर हम लोग बढ़ रहे आगे। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। उन्होंने जितनी भी लिखी वो सारी सारी उसके अंदर इंक्लूड है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लोक जीवन और लोक संस्कृति, ठीक है। लोक जीवन का मतलब जो पीपल, जो हम लोग रह रहे हैं, हमारे जीवन से मिलती जुलती है। लिखा लोक संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उनसे मिलती जुलती है। जो इन्होंने प्रसंग लेके और लिख भी रखे, प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। सहज का मतलब इजीली, सरलता से मिल जाते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझना, इनकी कुछ विशेषताएं। एक तो ये अपने टाइम के बहुत पॉपुलर थे, ठीक है, और रेप्यूटेटेड थे। रेप्यूटेड का मतलब क्या हो गया, रेप्यूटेड को हम कैसे समझाएंगे कि, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है कि एक तो ये बहुत है जो लोकप्रिय थे, और लोकप्रिय के साथ साथ में सम्मानित थे। दोनों चीज तो यहाँ से आपने लिख दी। उसके बाद में उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज मिल जाते हैं। यानी ये 4 आप इनकी चीजें, जो इनकी विशेषता है, इनकी खूबियां थी, वो आप लिख सकते हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है इस पूरी कृति का, बुक का है, जो पहला है माता का अंचल शिव पूजन सहाय। अब पार्ट के नाम से पता चल रहा है कि इस पूरे पार्ट के अंदर क्या होने वाला है, वो सब कुछ दे रखा है। तो हम लोग इस चैप्टर की है जो समरी पढ़ते हैं, माता का अंचल। इसमें हम समरी पढ़ेंगे क्योंकि अभी एग्जाम है हमारा 1 या 2 दिन बाद में, तो अभी इतना टाइम हमारे पास में रहेगा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़े। हाँ, हालांकि मैंने चैप्टर बना के डाल रखे बहुत इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो समरी समझते हैं। सबसे पहले साइड में कुछ पिक्चर्स भी लिए जिससे कि आपको इंटरेस्टिंग लगे, ठीक है। टॉपिक देखो, माता का आंचल कहानी मात्र प्रेम, ममता, ठीक है। जो मदर और जो चाइल्ड या फिर बच्चे का जो प्रेम या फिर जो लव होता है, वो पूरा का पूरा इस कहानी आपके अंदर दर्शाया गया, फिर या फिर इंक्लूड किया गया है। अनूठा बेजोड़, अनूठा का मतलब होता है एकदम अलग, उसको इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, थोड़ा हटके। माता का अचल, अंचल पाठ में बताया गया। अंचल मतलब गोद बोल सकते हो, अंचल, ठीक है। ऐसा आपने समझ सकते हैं कि एक नन्हे बच्चे को सारे जहां की खुशियां, संतुष्टि, सुरक्षा और शांति की अनुभूति केवल माँ के आंचल तले ही मिलती है। छोटा बच्चा होता है मोस्टली वो अपनी माँ से बहुत है जो प्यार या फिर प्रेम करता है, ठीक है। उसकी माँ थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है तो वो रोने लग जाता है, फिर देखता है, ठीक है। ऐसा हम हमारे साथ भी बहुत बार होता है जब हम छोटे थे बच्चों में। हमारी चीज हमें याद नहीं हो, लेकिन ये चीज आसपास में बच्चों को देखते हैं तो छोटे बच्चों को तो हम समझ सकते हैं कि हम लोग भी है जो इस तरीके से अपनी माँ के लिए जो प्रेम करते थे। शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। मैंने आपको पहले भी बताया था। एक नाम और है, वो ये नाम ये था, तारकेश्वर नाथ, ठीक है। और तारकेश्वर नाथ के साथ साथ में उन्हें लेकिन घर पे भोलानाथ, ठीक है, कहकर पुकारा जाता था। भोलेनाथ अपने पिताजी को बाबूजी कह के बुलाते थे। हम लोग भी अपने प्रेम से जो ऐसे निकनेम अपने पापा का ऐसे बोलते होंगे जिससे पापा जल्दी से समझ आए, ठीक है। घर में आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, हम लोग किसी को चाचा चाचा बोलते हैं ना, वो भी अपने पिताजी को भी कई बार चाचा चाचा बोलने लगते हैं, वो नकल करने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चों ने पता नहीं है, ठीक है। और माता को मैया, ये मैया किस साइड बोला जाता है, आपने गाना भी सुना होगा, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, हम राजस्थान साइड से, तो हमारे साइड मैया नहीं बोल के माँ बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। कुछ कुछ जगह मैया बोल सकते हैं। बचपन में भोलानाथ का अधिकतर समय अपने पिता के सानिध्य में ही गुजरता था। सानिध्य का मतलब होता है पिताजी के देख रेख में या फिर पिताजी के साथ में उनका समय गुजरता था।
अपने पिता के साथ ही सोते, उनके साथ ही जल्दी सुबह उठकर स्नान करते और अपने पिता के साथ ही भगवान की पूजा अर्चना करते थे। बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि हम लोग तो अभी बड़े हो गए थोड़ा लेट उठते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं सुबह हल्की सी शोरगुल होने पे हल्की सी उनकी एक आदत हो जाती है, वो जल्दी उठ जाते हैं। ये हमने बहुत बार महसूस किया है। फिर उनके पिताजी के साथ में जो सुबह जल्दी उठकर स्नान करते थे अर्ली मॉर्निंग में, और फिर इस तरह पूजा अर्चना करते थे। फिर हम लोग बढ़ रहे, वो अपने बाबूजी से अपने माथे पर तिलक लगाकर खूब खुश होते थे। बाबूजी उनके जो तिलक लगाते थे पूजा करने के लिए पहले तिलक लगाते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर एक शब्द आएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो आपने एक ऐसी चीज देखी होगी, ऐसा एक तिलक का हम लोगों ने बहुत बार देखा है, ऐसा ट्रेंड चलता है कि पहले इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और फिर बच्चों इस तरीके से एक हम लोग तिलक लगाते हैं। आपने ऐसा देखा होगा ललाट के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, आपने ऐसा तिलक जरूर देखा होगा, तो वो भी चैप्टर में आएगा, आगे मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है। और जब भोलेनाथ के पिताजी रामायण का पाठ करता, भोलेनाथ उनके बगल में बैठकर अपने चेहरे का प्रतिबिंब आईने में देखकर खूब खुश होते थे। ठीक है, भोलेनाथ जी के पिताजी तो रामायण का पाठ पढ़ते थे। ठीक है, तो भोलेनाथ जी क्या करते थे, आईने में अपना चेहरा देखते और बहुत खुश होते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको फिगर के हिसाब से बता रखा कि बच्चा पिताजी गोद में बैठा है इस तरीके से। हालांकि ये थोड़ा बैठने का तरीका अलग है, क्योंकि वहां जब रामायण ऐसा कुछ पढ़ते हैं तो पालटी मार के जमीन के ऊपर बैठते हैं, जमीन के ऊपर कुछ बिछाकर आसन लगा के फिर बैठते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए पिक्चर मिल नहीं रही थी। ठीक है, और बाबूजी की नजर उन पर पड़ती तो वो थोड़ा शर्मा कर, बच्चे होते हैं छोटे से, ऐसे हम लोग सामने देखते हैं ऐसे ऐसे स्माइल मारते हैं ऐसे, फिर हमें पता है। तो इस तरीके से उनके साथ भी होता था। ठीक है, उनकी इस बात पर उनके पिताजी भी मुस्कुरा उठते थे, पिताजी को भी हंसी आ जाती थी कि भाई बच्चा इस तरीके से जब करता है तो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद भोलेनाथ राम नाम लिखी कागज की पर्ची में छोटी छोटी आटे की गोलियां रखकर अपने बाबूजी के कंधे पर बैठकर गंगा जी के पास में जाते हैं। क्या क्या सीन होता है कि यूपी साइड में, खास करके बनारस ये जो साइड है जहाँ पे नदियां है, हमारे रास्ते में भी नदियां है, वहां क्या कि ऐसा माना जाता है कि ये जो आटे का जो बना के जाते थे ना, क्यों जाते थे, मछलियों को खिलाने के लिए। और ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि मछलियों को खिलाने से आप जीवन के अंदर बहुत है जो उन्नति पाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा है जो आप सक्सेस के पास में जाते हैं, इससे आपके जो काम कर रहे हो उसका जो भी आपको फल या फिर जो उसकी रिजल्ट रेट है वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये वो लोग ऐसा करते थे। ठीक है, उसके बाद वो अपने बाबूजी के साथ घर आकर खाना खाते। भोलेनाथ की माँ उन्हें अनेक पक्षियों के नाम से निवाले बनाकर बड़े प्यार से खिलाती थी। हाँ, हमारी माँ भी हमें ऐसे बेला फुसलाकर बच्चों में खिलाती थी कि देख बेटा अब आपने देखा कि देख बेटा कि मैं जो आंख बंद कर रही हूँ तो जल्दी से खा ले, ये उसके एक मेरे नाम पे खाना पड़ेगा, एक पिताजी के नाम पे, एक दादा के नाम पे, ऐसे बच्चे को बेला फुसलाकर खाना खिलाते थे। ठीक है, अब आजकल तो थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया है, सिंपल सी बात है, बच्चों को बोल दिया जाता है कि खाना खाएगा तो मोबाइल मिलेगा वरना मोबाइल नहीं मिलेगा। इस बहाने से बच्चा है जो खाना खा लेता है। और यहाँ पे आप चित्र या फिर फिगर से भी देख पा रहे होंगे, बच्चे को है जो नेवाला या फिर ऐसे एक छोटा सा भाग दिया जा रहा है रोटी का, जिसको मारवाड़ी में हम लोग क्या बोलते, हिंदी में कौवा बोलते हैं या मुरिया भी बोल सकते हैं। फिर देखो बच्चे, एक और माँ भी इनको छोटी सी खिचड़ी टाइप खिला रही है छोटे बच्चों को, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, और फिर हम लोग देखते हैं, हम यहाँ तक हमने समझ लिया। भोलेनाथ की माँ भोलेनाथ को बहुत लाड प्यार करती थी, सबकी माँ करती है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अगला फिर समझ रहे हैं। वह कभी उन्हें अपनी बाहों में भरकर भरकर खूब प्यार करती, तो कभी उन्हें जबरदस्ती पकड़ उन्हें सर पर सरसों के तेल से मालिश करती। ऐसा होता है, ऐसे पकड़ के बच्चों को फिर मालिश करते हैं सर के ऊपर। ठीक है, मम्मी बहुत बार करती है। आजकल सरसों का तेल चेंज होके अलग अलग ब्रांड आ गए, आपको पता ही है, जॉनसन बेबी सबसे ज्यादा पॉपुलर अभी चल रहा है। ठीक है, या फिर मदर्स केयर के जो प्रोडक्ट चल रहे हैं, आपने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, उसमें ऐसा। उस वक्त भोलेनाथ बहुत छोटे थे, और जाहिर सी बात है कि बचपन में सब छोटे ही होंगे कोई बड़ा तो हो नहीं सकता है ना, नॉर्मल सी बात है। इसलिए वो बात बात पर रोने लगते हैं। छोटे बच्चे थोड़े ज्यादा रोते हैं, गुस्सा करना या फिर ऐसे गुस्सा नहीं करके रूठ जाना, ठीक है, रीझ जाना, इस पर बाबूजी भोलेनाथ की माँ से नाराज हो जाते थे कि भाई बच्चा छोटी छोटी बात पे रो रहा है, तूने सर पे चढ़ा रखा है, तू ध्यान नहीं रखती, बच्चा भी से ऐसे, तो ऐसे हो जाता था। लेकिन भोलेनाथ की माँ ने बालों को अच्छे से संवार कर उनकी एक अच्छी सी गूंथ बनाकर फूलदार लड्डू लगा देती थी। ठीक है, समझाता हूँ मैं। छोटे बच्चों के बाल थोड़े लंबे होते हैं बचपन में, जब वो आप जब 1 या 2 साल के आसपास होते हैं, फिर उन्हें बाल लंबे रखे जाते हैं, फिर एक साथ में वो बाल काटे जाते हैं, जिसको अलग संस्कार बोला जाता है। ठीक है, नदी के किनारे जाके या कहीं पे भी जहाँ भी पहली बार बाल काटे जाते हैं, उससे पहले चोटी बनाते थे बच्चों के, और फिर ऐसे फूल रख देते थे, ऐसे अंदर पीछे की साइड फूल डाल देते थे। ठीक है, बालों के अंदर। और साथ में भोलेनाथ को रंगीन कुर्ता और टोपी पहना कर उन्हें कन्हैया जैसा बना देती थी, जस्ट लाइक कृष्णा। ठीक, कृष्णा की तरह से छोटे बच्चों को हम भी आजकल ऐसे कपड़े पहनाकर इस तरीके से उन्हें दिखाते हैं। ठीक है बच्चों,
फिर है भोलेनाथ अपने हम उम्र का मतलब होता है उसकी समान उम्र वाले, इक्वल एज वाले दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती और तमाशे करते। और इन तमाशों में तरह तरह के नाटक शामिल होते थे। कभी कभी चबूतरे का एक कोना उनका नाटक घर बन जाता, तो कभी बाबूजी की नहाने वाली चौकी की, और उसी रंगमंच पर सरकंडे के खंभों पर कागज की चांदी बनाकर उसमें मिट्टी या अन्य चीजें बनी मिठाइयों की दुकान लग जाती थी। यहाँ पे देखो बच्चों ने यहाँ पे रेत से है जो अलग अलग क्या बनाया है, रेत से अलग अलग है जो वो घर बनाए। ऐसे घर बनाने के साथ साथ में क्या करते थे, घर बनाने के साथ साथ में जो लड्डू बना दिया या खाने का आइटम बना दिए। फिर ऐसे आप लोगों ने से बचपन में टायर चलाए होंगे, ठीक है, टायर से हो सकता है टायर नहीं चलाए तो गांव में आपने बच्चों को देखा होगा जरूर, टायर ऐसे चलाते थे। या फिर पेड़ के ऊपर है जो बैठ के मस्ती करना हो गया गांव में, ठीक है। और ये फोन बना के नकली वाला फोन आजकल, और ये इस झाड़ू या फिर इसकी किसी की पत्ती पर बैठ के ऐसे जो खिसकाना स्लाइडिंग टाइप। हम राजस्थान से है तो हम लोग इधर टीले ज्यादा होते हैं, टीले के ऊपर ऐसे पन्नी या फिर वो रख के ऐसे फिसलना हो गया, इस तरीके का आप आपने जरूर है जो ट्राई किया होगा। और आजकल थोड़ा ट्रेंड चेंज हो रहा है क्योंकि आजकल बच्चों के बचपन आपने देखा होगा क्या सीन हो रहा है, आजकल जो बच्चे हैं उनके साथ में मोबाइल ने उनकी जगह सारा बचपन छीन लिया ऐसा। फिर देखो जिसमें लड्डू बतासे, ये बतासे मारवाड़ी में बतासे को पतासे बोलते हैं, सफेद व्हाइट कलर के आते हैं, प्रसादी के रूप में भी और सीधे भी खाते हैं। जलेबी आदि सजा दिए जाते थे और फिर जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के बने पैसों से उन बच्चे उन मिठाई खरीदने का नाटक करते थे। छोटे पैसे बन रखे होते थे कि भाई ये ले पैसे, 5 रुपए का 10 रुपए का नकली, ठीक है। भोलेनाथ के बाबूजी भी कभी कभी वहां से खरीदारी कर लेते थे बच्चों को ऐसे जो खुश रखने के लिए, जैसे कि बच्चों को लगे कि भाई हाँ वाह हम लोग अच्छे से खेल रहे हैं, बच्चों का मन लगा रहे। फिर देखो ऐसे ही नाटक में कभी घरौंदा बना दिया जाता था। घरौंदा होता है मिट्टी का घर जिसमें घर की पूरी सामग्री रखी हुई नजर आती थी। तो कभी कभी बच्चे बारात का भी जुलूस निकालते थे बच्चे ऐसे, ठीक है। और जिसमें तंबूरा और शहनाई भी बजाई जाती थी, ऐसे बच्चे से एक्टिंग करते थे किसी बारात जाने की या फिर ऐसे रैली का, ऐसे बच्चे दिखावटी देखा देखी करते हैं छोटे बच्चे जो होते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी बनाना हो गया, एक दूसरे के पीछे रेलगाड़ी की तरह चलना हो गया, ठीक है। दुल्हन को भी आ, विदा कर लाया जाता था, बच्चे छोटे छोटे दुल्हन बनते थे ऐसे चुन्नी मुन्नी ओढ़ के। फिर देखो कभी कभी बाबूजी दुल्हन का गुण उड़ाकर देख लेते थे ऐसे, हम लोग कई बार मजाक मस्ती में देख लेते थे, तो उससे क्या वो बच्चे है जो बच्चे सब हंसते हुए भाग जाते थे, ठीक है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर बाबूजी भी बच्चों को खेल में भाग लेकर उनका आनंद उठाते थे, ठीक है। बाबूजी बच्चों से कुश्ती में जानबूझकर हार जाते थे, हम लोग भी ऐसे करते वैसे। अब ये हाथ से ऐसे इस तरीके से वो जो पंच लड़ाना हो गया, ठीक है, फिर बच्चों जानबूझ के हारते हैं। या फिर कुर्सी लड़ना हो गया जिससे कि छोटे बच्चे खुश होते हैं कि अरे मैंने आपको हरा दिया, इस तरीके से, ठीक है। और बस इसी खुशी में भोलेनाथ का पूरा बचपन मजे से बीत रहा था, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर और भी है, एक दिन की बात है, सारे बच्चे आम के बाग में खेल रहे, तभी बड़ी जोर से आंधी आई, बादलों से पूरा आकाश ढक गया और देखते देखते खूब जमकर बारिश होने लगी। बच्चे ये आम भी तोड़ते, आप लोगों ने ऐसे आम तोड़े होंगे। और आसपास के बिच्छू निकल आए, बिच्छू आपने देखा होगा, नहीं देखा तो ये मैं पिक्चर ले लिया है, जिन्हें देखकर सारे बच्चे डर के बाहर। और ध्यान रखना, आप पढ़ोगे नहीं तो बिच्छू, अभी ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो बिच्छू निकल के बाहर आ जाएगा, आपको काट लेगा, इसलिए पूरा पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है। स्वयं से रास्ते में उन्हें मूसन तिवारी मिल गए, मूसन तिवारी व्यक्ति मिल गए थे। भोलेनाथ के एक दोस्त बैजू ने उन्हें चिढ़ा दिया। फिर क्या था, बैजू की देखा देखी सारे बच्चे मसून तिवारी को चिढ़ाने लगे। कई बार हम कोई जाता है ऐसे, छोटे बच्चों की आदत होती है, हमने किसी से चिढ़ा दिया, ए मोटू, तो सब बच्चे बोलते हैं मोटू मोटू, तो फिर वो आदमी चिढ़ गया, ठीक है। कौन चिढ़ गया, मूसन तिवारी, ठीक है। मूसन तिवारी ने सभी बच्चों को वहां से खदेड़ा और सीधे पाठशाला चले गए, स्कूल चले गए। देखो हम लोग ऐसे मजाक मस्ती इसके पीछे इंक डाल दिया और ये बच्चा हंस रहा है। फिर देखो, और पाठशाला में उनकी शिकायत गुरुजी से कर दी। गुरुजी ने सभी बच्चों को स्कूल में पकड़ लाने का आदेश दिया, सभी को पकड़ स्कूल पहुंचाया गया। और दोस्तों भोलेनाथ को भी दोस्तों के साथ भोलेनाथ को भी जमकर पिटाई पड़ी। ये देख लो मास्टर जी है जिनको पीट रहे, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जब बाबूजी को एक खबर पहुंची, बाबूजी मतलब भोलेनाथ जी के पिताजी को एक खबर पहुंची, वे दौड़ दौड़ पाठशाला आए फटाफट। जैसे भोलेनाथ ने अपने बाबूजी को देखा तो दौड़कर बाबूजी की गोद में चढ़ गए और रोते रोते बाबूजी का कंधा अपने आंसुओं से भिगा दिया कि पापा मेरे को, पिताजी मेरे को स्कूल में सर ने या फिर मैडम ने बहुत मारा, मेरी कोई गलती नहीं थी। बच्चे भोले बनते हैं ना उस तरीके से। गुरुजी की मान मिनती कर बाबूजी भोलेनाथ को घर ले आए। गुरुजी से बोला, रिक्वेस्ट की सर हम इसको घर लेके जाएंगे, और घर लेके आ गए, ठीक है। भोलेनाथ काफी देर तक बाबूजी गोद में भी रोते रहे, ठीक है, बहुत देर तक बाबूजी ने गोद में उठा रखा था तो रोते रहे। लेकिन जैसे ही रास्ते में अपनी मित्र मंडली को देखा, जो बच्चे ग्रुप था बच्चों का वो खेल रहे थे, उनको देखा तो रोना भूलकर मित्र मंडली में शामिल हो गए, सीधा मित्र मंडली में चले गए। उस ग्रुप के अंदर बच्चों की आदत होती है, बच्चों को आप
थोड़ी सी मार दो रोने लग जाएंगे। अब हाथ में, अभी के बच्चों को हाथ में मोबाइल पकड़ा के आप ऐसे कान की जो मस्ती करो, बिल्कुल नहीं रोएंगे। और लेकिन आप वही भी इनको पढ़ने के लिए बोलो, फटाफट से रोने लगते हैं। ठीक है। फिर मित्र मंडली उस समय चिड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये मैंने यहाँ छोटा सा, चिड़िया तो नहीं है लेकिन यहाँ पे कुछ पक्षी है, वो मैंने मिलते जुलते लिए इनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भोलेनाथ भी चिड़ियों को पकड़ने में लगे। चिड़िया तो उनके हाथ में नहीं आई, पर उन्होंने एक चूहे के बिल में पानी डालना शुरू कर दिया। बच्चे मस्ती करते हैं कि भाई कुछ नहीं तो कुछ मस्ती सही, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मस्ती करते ही रहते हैं बच्चे। उस बिल से चूहा तो नहीं निकला, लेकिन सांप जरूर निकल आया। और ये मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पिक्चर भी बना दी, सांप निकल के आ गया। और सारे बच्चे डर के भागने लगे, भोलेनाथ जी भी डर के मारे भागे, और सब भी भागेंगे। और गिरते पड़ते जैसे तैसे घर पहुंचे, सामने बाबूजी बैठकर हुक्का पी रहे थे। लेकिन भोलेनाथ जो हुक्का मतलब वो जो एक तंबाकू भर के जिसके अंदर पीते हैं, चिलम से थोड़ा हुक्का अलग होता है। हुक्का ऐसा आपको पता ही होगा, नहीं भी पता फिर थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस तरीके से रखा होता है, ठीक है। और इस तरीके से एक लंबी सी डंडी होती है, इसके अंदर तंबाकू भर दी जाती है ऊपर, और फिर तंबाकू इस तरीके से जो बुजुर्ग लोग या फिर जो भी होते हैं वो पीते हैं, ठीक है। उस समय बाबूजी के पास न जाकर सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गए, क्योंकि सांप का डर लगा था। डर से कांपते हुए भोलेनाथ को देखकर माँ घबरा गई। माँ ने भोलेनाथ के जख्मों की दूर, ये देखो बच्चा गिर गया, इसके घुटने पे चोट लगी है, इसकी माँ इसको लाड प्यार कर रही है कि अरे मेरे बच्चे को लग गई, कोई बात नहीं, सही हो जाएगी ये। फिर हल्दी का लेप लगा रहा है। पहले के टाइम ऐसे डेटॉल और ये नहीं होते थे, सेवलॉन की फटाक से चोट लगी और ये लगा दिए। अभी के टाइम में जो ऐसा होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको कि भाई फटाफट हॉस्पिटल लेके जाना, पहले ऐसा नहीं था। डरे हुए व घबराए हुए भोलेनाथ को उस समय पिता के मजबूत भाव के सारे दुलारे की बजाय अपनी माँ का आंचल ज्यादा सुरक्षित व महफूज लगने लगा। पहले तो भोलेनाथ जी की स्कूल में पिटाई हो रही थी, तब क्या सीन था? तब तो अपने पिता के है जो गोद में जो दुबक गए या फिर छुप गए, या फिर पिताजी को कस के पकड़ लिया गोद में, और पिताजी से लाड प्यार करने लगे। वहीं जब माँ दिखी तो अब वो पिताजी को छोड़कर माँ की तरफ भाग रहे। आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है, मम्मी दिख नहीं दिख रही है तो अलग चीज है, मदर या फिर मम्मी दिख जाए, तो माँ दिख जाए तो फटाक से माँ के पास ही भाग के जाते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि बच्चा सुरक्षित, सहज, सिक्योर कहाँ महसूस करेगा? वो अपनी मदर या फिर माँ के साथ में महसूस करेगा, और ये हमेशा होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? ये मैंने समझा दिया। फिर हम लोग अगले पे बढ़ रहे हैं। अब माता का आंचल हमने समरी देख लिया, अब कठिन शब्दार्थ देखते हैं फटाफट। हो सकता है एक आधा शब्दार्थ आपको देखने को मिल जाए, और नहीं भी मिले तो आप, ये 1 मिनट का काम है, फटाक से शब्दार्थ पूरे करने की कोशिश करते हैं। अंचल का मतलब होता है गोद, या फिर आंचल भी बोला जाता है बच्चों। फिर अगला है मृदंग। मृदंग मतलब बाजी, मृदंग। मृदंग मतलब ढोल जैसा एक वाद्य यंत्र। ढोल नहीं, ढोल से थोड़ा मिलता जुलता होता है। तड़के यानी सवेरा या फिर सुबह जो अर्ली मॉर्निंग होते हैं उसको तड़का बोला जाता है, ठीक है। तड़के बोला जाता है, तड़के। निबट, निबट में शौच आदि क्रिया करना। अपन कहते निपटन जा रहे हो, मारवाड़ी में बोलते हैं निपटन जा रहे हो, तो वो इससे मिलता जुलता है। बबूत, ये शब्द हमें समझ में आ रहे हैं क्योंकि हम लोग राजस्थान से, और राजस्थान से मिलती जुलती चीजें हैं, हम लोग डेली इसको यूज करते हैं इन शब्दों को। लिलाड़, हम लोग लिलाड़ बोलते हैं, और यहाँ पे लिलार रख रहे हैं। लिलार का मतलब ललाट, ये भाग जो हो गया आपका, ये पार्ट, ठीक है। त्रिपुंड करना, एक प्रकार का तिलक लगाना। और त्रिपुंड मैंने आपको पहले समझाया था, याद हो तो। इस तरीके से जो इस तरीके जो तिलक लगता है ना, जो वो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से लगाते हैं, और कुछ इस तरीके से लगाते हैं। ये जो तिलक लगता है ना यहाँ पे, उसको बोला जाता है, ठीक है। और कुछ लोग सीधा ऐसे इतना ही लगा के छोड़ देते हैं, इस तरीके से। तीन ये मिलते जुलते। फिर है विराजमान। विराजमान का मतलब उपस्थित होना या प्रेजेंट होना, ठीक है बच्चों। फिर अगला है शिथिल। शिथिल का मतलब होता है, शिथिल का मतलब हो गया ढीला, ठीक है, लूज। शिथिल का मतलब हो गया ढीला। फिर गोरस। गोरस दूध को बोला जाता है, मिल्क, काउ मिल्क को गोरस बोलते हैं, ठीक है। भात, भात मतलब चावल, ठीक है, जो चावल होता है उसको भात बोला जाता है। अफर जाना, भरपेट भोजन, अपन मारवाड़ी में बोलते हैं अपर गया, ऐसा शब्द हमने सुना होगा। फिर हट, हट मतलब जिद करना, छोटे बच्चे करते हैं। ठौड़, खाई ठौड़, मारवाड़ी सब ठौड़ बोलते हैं, और ठौड़ को है जो जगह बोला जाता है। महतारी, महतारी बोला जाता है माता को या फिर माँ को। मृदुए, नर या फिर आदमी का। कड़ुआ तेल यानी सरसों का तेल, कड़ुआ तेल बोला जाता है, सरसों के तेल का दूसरा नाम है कड़ुआ तेल, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगला और कुछ और शब्दार्थ है। बोतना, सारोबार करना या ज्यादा लगाना, है ना। ज्यादा लगाने का मतलब जरूर से ज्यादा चीजें, ठीक है। उबटना या उपटन लगाना, हल्दी बेसन का लेप जब कभी चोट लग जाए, ठीक है। अगला है बाढ़ जोना, यानी प्रतीक्षा करना, बाढ़ जोवा
माँ बाढ़ जो हो रही थी इस तरीके से। सरकंडा एक तरह की नुकीली घास घास होती है, वो थोड़ी नुकीली होती है, ऊपर से ऐसे तीखी होगी और नीचे थोड़ी सी इस तरीके से चौड़ी टाइप होगी, बिल्कुल तीखी टाइप होती है। ठीक है, झाड़ू भी बनता है, कुछ लोग झाड़ू बनाते हैं। आचमनी यानी छोटी चम्मच होती है, जो छोटी टी स्पून, जो जिस बच्चों को इस तरीके से खाना खिलाया जाता है, छोटी वाली वो। फिर ठीकरा, हम लोग बोलते हैं ठीकरा, क्या पढ़ा पढ़ा तो ठीकरा, ये जो तड़बड़ जी या इस तरीके से शब्द हमने सुने होंगे। ठीकरे का अर्थ है मिट्टी का टुकड़ा, जो छोटा। वैसे हम लोग तो ठीकरे बोलते हैं मिट्टी से बने हुए बर्तनों को ही बोलते हैं, या और भी बर्तनों को ही बोलते हैं। ठीकरा का मतलब जो जैसे ये मटकी ऐसा कुछ था, इस तरह कुछ बर्तन था मिट्टी का, ये टूट गया, टूटने के बाद ऐसी ठीकरी बन जाती ना ऐसी, वो इतनी सी। ठीक है। फिर है अमोला, आम का उगता हुआ पौधा, जब ग्रोइंग, जो आम का जो ग्रोइंग पौधा होगा। कुल्हैये, मिट्टी का लोटा, जिसको कुल्हड़ी बोलते हैं मारवाड़ी में। ठीक है, अब अगला समझते हैं। खटोली, छोटी सी खाट, हम लोग बोलते हैं इसको मारवाड़ी में खटली। ओहार, पर्दे के लिए डाला गया कपड़ा। उगाड़ना, उगाड़मती, उगाड़ना मतलब हटाना। जुआटा, जुआटा का मतलब होता है जोतना, बैल को हल में जोतना, बैल को हल के अंदर जोतना। बटोही, बटोही मतलब राही या पाथिक, जो यात्रा करता है। ठीक है। रहरी, रहरी बोलते हैं अरहर की जो दाल होती है उस दाल को। फिर बिलाई, बिलाई मतलब घुल गई, उसके अंदर मिक्स हो गई। फिर है अंठई, कुत्ते के शरीर से चिपके रहने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो आप देखोगे ध्यान से, कुत्ते के शरीर में चिपके होते हैं, मोस्टली जानवरों के शरीर में चिपके होते हैं। ठीक है। और चिरोरी, चिरोरी का होता है याचना, दीनता से की गई प्रार्थना, रिक्वेस्ट, ऐसे रिक्वेस्ट की गई, प्लीज, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं उसको। ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं माता का चल, जो हमारा चैप्टर है, उसके जितने भी प्रश्न उत्तर है या फिर जितने भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के मैंने लिए हैं, ग्रामर पार्ट नहीं लिया है, मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूँ। वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए, और इसमें हो सकता है ये आंसर आपके थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं बच्चों। ठीक है, फटाक से समझते हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास जाकर मां की शरण लेता। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है, आपको बताना है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या वजह हो सकती है, वो है जो, मुझे आप 1 सेकेंड 1 मिनट का टाइम देना थोड़ा। ठीक है। तो बच्चों देखो, इसमें आप क्या आंसर लिखेंगे। इसमें आंसर लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको ये प्रॉपर विजिबल हो, क्योंकि इसमें मुझे अलग से तो कुछ बताना नहीं है। तो बच्चों देखो, बच्चे का हृदय स्पर्श होने की पहचान होती है। ठीक है। बच्चों को विपदा के समय, विपदा मतलब जब प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम के समय ममता और स्नेह की आवश्यकता होती है, या फिर थी। ठीक है। पिताजी कई बार चोट लगने पे हमको डांट देते हैं कि मैंने पहले ही मना किया था, देख तेरे को चोट लग गई, या इस तरीके से ये हो गया वो हो गया। लेकिन माँ कभी ऐसे नहीं बोलेगी, माँ को हमेशा चिंता होती है। ठीक है। भोलेनाथ का अपने पिताजी से अपार अपार स्नेह था। ठीक है, इनफाइनेट जो लव था। लेकिन हुआ क्या, वो आप ध्यान से समझो। हुआ ये, ठीक है, ठीक है, देखो, पर उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी मां की गोद में जाकर मिली, वह शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाती। ये बात आप समझ पा रहे। जो जब उसको, आपने देखा होगा, चोट लग गई, वो दौड़ के आया स्कूल से और माँ की गोद में है जो, या फिर सांप से जब वो डरा, तो भी माँ की गोद में आके है जो बैठ गया, उसे वहां पे सिक्योर या फिर जो सुरक्षित महसूस हो रहा है। ठीक है। और जो उसे लव या फिर जो प्यार चाहिए, वो ओनली माँ से ही मिल रहा था उसको। ठीक है। और माँ के अंचल में बच्चा जो स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, माँ के अंचल में वो खुद को है जो सेफ है, जो फील करता है। इसी में फिर आगे बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ये वही है, इसका रीजन, आप इसका उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बच्चों में आदत होती है कि अगर बच्चे अकेले हैं तो उन्हें रोना धोना ये सारी चीजें याद आती है मोस्टली, और बच्चे अपने बराबरी वाले बच्चों से घुल मिल जाए तो उस टाइम उन्हें जो खेल कूद में वो सारी चीजें भूल जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है। या फिर बच्चे किसी और चीज में व्यस्त हो जाते हैं, तो वो भूलना और रोना और जो सिसकना, वो दोनों है जो
भूल जाता है। रोते और सिसकते बिल्कुल नहीं। रोने का मतलब जोर से रोना, सिसकने का मतलब इस तरीके से जो करते हैं ना बच्चे, वो आप समझ गए होंगे। भोलेनाथ भी अपने बच्चों की स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उसे अपने मित्र मंडली के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। क्रीड़ा का मतलब अलग अलग एक्टिविटी या अलग अलग खेल करने में उसको मजा आता है। वे उसके हर खेल व उद्दंड के साथी है। हर खेल बच्चों के साथ ही खेलते हैं मोस्टली। अपने मित्रों को मजा करते देख वो समय को रोक नहीं पाता है। बच्चे साथ में खेल रहे होते, मस्ती कर रहे होते, तो वो दूसरे वाले बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे चले जाते हैं। इसलिए रोना भूलकर वो दोबारा अपनी मित्र मंडली में खेल का मजा उठाने में लगता। उसी मग्न अवस्था में वो सिसकना भी भूल जाता। मग्न अवस्था का मतलब होता है किसी चीज के अंदर डीपली है जो बिजी हो जाना, या फिर अपने आप को है जो ढाल देना। ठीक है, सिसकना भी भूल जाता, रोना भी भूल जाता। अब आपको बात समझ में आ गई। स्वाभाविक आदत है। क्यों है स्वाभाविक आदत? क्योंकि बच्चे किसी दूसरी चीज में है जो बच्चों को आप पढ़ने के लिए बोलो थोड़ा जोर आएगा, खेलने में बोलो उसको मजा आएगा। बच्चों को आप है ना घर में बैठने के लिए बोलो उसको मजा नहीं आएगा। मोबाइल दे दो तो अकेला भी बैठ जाएगा, पैदल भी चल जाएगा। ये सारे ऐसे आदत हो गई अभी के लिए। ठीक है, और पहले भी ऐसा ऐसा था। अगला है, ध्यान से समझना। आपने देखा होगा कि भोलेनाथ और उसके साथ ही जब तब खेलते तो किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते। आपको याद है? तो देखो, तुकबंदी का मतलब ऐसे शब्दों से है जो किसी चीज को है जो, एक तो इसमें अटकन बटकन दही चटाके बनफुल बंगाले, ये ऐसे मिलते जुलते वो शब्द बनाते थे, सेंटेंस बनाते थे, और आप भी बना सकते हो। ठीक है। और फिर दूसरा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। ठीक है, 100 में निकला दागा, इस तरीके से। और अब हम लोग मारवाड़ी है तो हम लोग मारवाड़ी में ऐसे बोलते थे, इटूड़ी बिटूड़ी या इटकन बिटकन, ऐसे शब्द हम लोग बहुत यूज करते थे। गार गोर पंजा डोर, इस तरीके से हमें खेल के अंदर हम बहुत सारे शब्द या फिर वाक्य यूज करते थे। और आप आजकल ये थोड़ा कम हो गया, क्योंकि मोबाइल ने जो सारी की सारी बच्चों का जो बचपन है वो छीन लिया है इस रीजन की वजह से। ठीक है, फिर अगले पे हम लोग बढ़ रहे हैं। भोलेनाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने खेलने की सामग्री और आपकी सामग्री से जो खेलने उसके साथियों से खेलने से किस प्रकार भिन्न है? मतलब जो भोलेनाथ और उसके साथी जिस चीज से खेलते थे, और उससे और है जो जो अभी जो बच्चे खेलते हैं उसमें ये जो क्या फर्क है या फिर क्या अंतर है? तो देखो, इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर, एक सेकंड मुझे टाइम दीजिए, मैं बता रखा हूं उत्तर आपको। हाँ, सिंपल सी बात है। भोलेनाथ तो उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीजों के अपने खेल का आधार बनाते थे या बनाते हैं। मोस्टली क्या, तो खेत में जो चीज पड़ी, पुराने टायर हो गए, पुरानी गाड़ी हो गई, कुछ भी चीज होगी, उससे वो जो खेल का है जो आधार बनाते थे, बेस बनाते थे। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के सामान आदि वस्तुएं होती थी जिनसे वो खेल के बहुत खुश होते थे। ये पुराने टाइम की बात है, भोलेनाथ के बचपन के टाइम की बात है। आज जमाना बदल चुका है। आज माता पिता अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हें मिट्टी में खेलने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि कई बार बच्चे मिट्टी खा भी लेते हैं, बाहर गंदगी होती है, बच्चे मिट्टी से गंदे हो जाते हैं, ये ऐसा। लेकिन रियलिटी ये है कि बच्चों को मिट्टी में खेल दिया जाना चाहिए, जिससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव चीज है। ठीक है। और वे बच्चों को बेफिक्र खेलने घूमने की अनुमति नहीं देते कि बच्चे कहीं चोट लग जाए, बच्चे कहीं खो खो जाएंगे। शहरों में तो ऐसा हो गया कि कोई बच्चे को किडनैप करके ले जाएगा, पता नहीं किस क्या ही ध्यान रखेंगे। गांव में अभी भी ऐसा नहीं है, गांव में अभी बस बच्चे बिंदास खेलते हैं। बस हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान, भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम, कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीजें है आज के टाइम में। ठीक है, क्रिकेट के लिए बैट है, जो भी स्पोर्ट हम खेलना चाह रहे हैं उस स्पोर्ट के लिए जो सारी चीजें अवेलेबल है। उस टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसी सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, जो इनकी तुलना में बहुत अलग है। इनका अगर कंपेयर किया जाए तो ये सारी की सारी सॉरी, ये सारी की सारी चीजें अलग है। और भोलेनाथ जैसे बच्चों की वस्तुएं सुलभता से व बिना मूल्य खर्च किए प्राप्त हो जाती है। जो वो चीजें थी जो खेलने के जो उनका आइटम था, वो उनको इजीली अवेलेबल हो जाती है। मिट्टी तो गांव में इजीली अवेलेबल है, पुरानी चीज इजीली अवेलेबल है, जिसको हम फेंकने वाले हैं वो इजीली अवेलेबल है। कोई भी कॉस्ट नहीं लगती, कोई भी पैसा नहीं लगता। ठीक है। परंतु आज खेल सामग्री स्वनिर्मित, स्वनिर्मित का मतलब होता है सेल्फ मेड। सेल्फ मेड नहीं होकर बाजार से खरीदनी पड़ती है। आज के युग में खेलने की समय सीमा भी तय कर ली जाती है। बच्चों का आजकल फिक्स रूटीन कर दिया है कि बच्चों शाम को इतने बजे स्कूल से आओगे, खाना लगाओगे, इतनी देर सोओगे, इतनी देर टीवी देख सकते हो, मोबाइल इतनी देर, उसके बाद में ट्यूशन जाना है, कोचिंग जाना है, उसके बाद शाम को आधा घंटा ही खेलना है, ज्यादा नहीं खेलना, साइकिल चलाना तो आधा घंटा, ऐसा टाइम फिक्स कर दिया, आधा घंटा खेलने का या घंटा खेलने का। उससे ज्यादा टाइम होती बच्चों को है जो मम्मी या फिर पापा या फिर माँ या उनके पिताजी वो बुला लेते हैं कि बच्चों वापस आ जाओ, आपका टाइम पूरा हो चुका। उस टाइम लिमिटलेस था, जितने चाहे बच्चे उतनी देर खेल पाते थे या खेल लेते थे।
लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। पुराने समय में ये भी एक था कि जैसे आप प्यासे हो जाते थे, हम लोग जैसे प्यासे होते थे घर पे आते थे, पानी पीने के लिए मम्मी बोलती थी बेटा अब बहुत हो गया खेलना, अब खेलने नहीं जाएगा, ऐसा बहुत बार होता था। ठीक है, तो ये है जो हो गया। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट में ऐसे प्रश्नों का वर्णन की जो आपको दिल को छू गए हो। बहुत सारे हो सकते हैं जो हमको इस पार्ट से अच्छे लगे हो। क्या क्या हो सकते हैं? तो पहले पहला ये हो सकता है, रामायण पाठ कर अपने पिता के पास बैठा भोलेनाथ का आईना में देखकर खुश होना, और जब उसके पिताजी उसको वापस देखे तो वापस शर्मा जाना, तो एक ये हो सकता है। दूसरा, बच्चों को अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना। ठीक है, कुश्ती लड़ने के बाद में उनको हराने का नाटक करना, ये एक हो सकता है। और बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए, स्वांग का मतलब होता है एक्ट, एक्टिंग रचते हैं ना, जो पूरा प्ले, जो नाटक रचते हैं पूरा प्ले नाटक के टाइप में। दुल्हन को लीवा लाना व दुल्हन का घूंघट उठाने में उनसे बच्चों का भाग जाना, इस तरीके का ये एक हो सकता है। इसको आप बड़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। फिर अगला है, कहानी के अंत में भोलेनाथ का माँ के आंचल में छिपना, सिसकना, माता की चिंता, हल्दी लगाना, इस तरीके से। या मास्टर जी ने बच्चों को है जो डांटा उस टाइम है, उसके पिताजी का वहां पे जाकर उनको बचाना, यह भी जो हमने सीखा है। या उनको बच्चों ने चिढ़ा दिया। इसके साथ साथ में और क्या हो सकता है? हमने इतना जो सब कुछ पार्ट पढ़ा है, इसके अलावा भी आप देखो, बच्चों का वहां पे जो चिढ़ाना वाला तो पार्ट हो गया, स्कूल वाला भी पार्ट हो गया। ठीक है, सांप को देखकर बच्चों का डर जाना, अब चूहे के बिल से मस्ती कर लेना, पक्षियों को पकड़ना, ये इनमें से जो आपको ठीक लगे वो कोई रटना थोड़ी है। आपको समरी से जो समझ में आया वो आंसर लिखना है, सिंपल सी बात है। फिर है, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? 30 के दशक का अर्थ ये होता है 30 या फिर 30 साल, जो 30 सेंचुरी थी उसकी बात हो रही है। ठीक है, और 1930 के आसपास की बात है ये। ठीक है, और अभी चल रहा है 2024। ये बहुत पुरानी बात है, उस समय पहले पहला, गांव में हरे भरे खेतों के बीच वृक्षों के झुरमुट और ठंडी छांव से घिरा कच्ची मिट्टी व छान का घर हुआ करता था। आज ज्यादातर घरों में जो गांव है उनके अंदर जो घर है वो पक्के बन गए। ठीक है, जो पुराने घर थे वो आजकल पक्के बन गए। ठीक है, फिर हम लोग और देखते हैं इसके अलावा और क्या हो सकते हैं? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सेकंड, पहले गांव में पूरे परिवार होते थे, मतलब जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था। आजकल सारी की सारी जो फैमिली है वो एकल फैमिली होगी, एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, हम दो हमारे दो, ऐसा चल रहा है। सेकंड, अब गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जैसे अब पहले लालटेन थी, लालटेन की जगह पे बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। बैल के स्थान पर ट्रैक्टर, यानी ये जो अब खेती के लिए ट्रैक्टर यूज होने लगा, मशीनरी यूज होने लगी है। घरेलू खाद के जगह पे बाजार में उपलब्ध जो कृत्रिम खाद है, यानी जो पेस्टिसाइड्स है, वीडीसाइड्स है, इस तरीके से चीजें यूज होने लग गई है। ठीक है, विदेशी दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, पहले देसी दवाई या फिर जो आयुर्वेद पे ज्यादा फोकस था आया। ठीक है, फिर पहले की तुलना में अब किसान और खेती यानी मजदूरों की संख्या घट रही है। लोग खेती में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ठीक है, उतना जितना पहले। पहले गांव में लोग बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे, सिंपल जो लाइफ है वो है जो गांव के अंदर व्यतीत करते थे। आज बनावटीपन या फिर दिखावेपन के लिए ज्यादा लोग है जो आतुक हो रहे हैं, इस तरीके से ये समझा जा सकता है। जो चेंजेस आपको दिखते हैं वो आप चेंजेस अपने हिसाब से भी बता सकते हैं। हो सकता है इनसे भी कुछ और बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, फिर आप ज्यादा इस चीजों को समझ पाएंगे। हम लोग पहले क्या करते थे, पहले हम लोग देसी सब्जी ऐसे बनाते थे जो हमारे खेत के अंदर होती, वही आजकल है जो बाजार से। पहले हमारे बाजरे की रोटी ज्यादा चलती थी, आज बाजरे को रिप्लेस कर दिया गेहूं ने। पहले हम चूल्हे पे जो खाना पकाते थे वो चूल्हे पे लकड़ियों से पकाते थे, अब गैस ने जो उसको चेंज कर दिया है, वो जो एलपीजी वाली गैस है वो चेंज हो गया है। पहले घर में गांव में और चेंजेस किया, पहले गांव में सब मिल बांट कर एक टीवी पे देखते थे, आजकल सबके पास में मोबाइल आ गए हैं। पहले गांव में छोटा वाला वो जो ऐसे डिब्बे वाला फोन होता था, लैंडलाइन फोन, वो यूज होता था, आजकल सबके पास में पर्सनल मोबाइल आ गए हैं। पहले सड़कें कच्ची होती थी, अब सड़कें पक्की हो गई है। पहले गांव में जो आने जाने के लिए एक ही बस होती थी, आजकल सबके पास में पर्सनल गाड़ियां हो गई है, कार हो गई है, बाइक हो गई है, इस तरीके से। तो ये है जो समझा जा सकता है। ठीक है, फिर अगला है, पाठ पाठ को पढ़ते पढ़ते माता पिता का लाड और प्यार याद आ रहा होगा।
इसमें आपको छोटा सा अगर लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? ठीक है। मैं आंगन में खेल रहा था, मैंने ऐसे जैसे ले लिया। कुछ बच्चे पत्थर से पेड़ पर फंसी पतंग निकालने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्थर मुझे आंख पर लगा, मैं जोरों से रोने लगा। मुझे पीड़ा से रोता हुआ देखकर माँ भी रोने लगी और फिर पिताजी ने मुझे डॉक्टर पास ले गए। डॉक्टर तब का डरने की बात नहीं है, तब दोनों की जान में जान आई, माता और पिताजी। और इस तरीके से या आप भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं? ये तो आपके साथ में हुआ होगा, आपने किसी की गाड़ी का जो टायर है उसकी हवा निकाल दी होगी, उसको आपको पकड़ लिया होगा, उसने आपको डांट दिया होगा। और इसके साथ साथ में और क्या क्या हुआ होगा? इसके साथ साथ में अलग अलग भी और चीजें, जैसे आप कहीं जा रहे थे, आपने मधुमक्खी का जो छत है उसके ऊपर पत्थर मार दिया हो, रोड के ऊपर कांच फोड़ दिया हो। ऐसे आपने बहुत सारी चीजें की होगी ना, ठीक है। या फिर सबसे इम्पोर्टेंट, किसी पड़ोसी खेत में जो बेर का पेड़ है वहां से चोरी से बेर लाना हो गया चुपके से। फिर काचर मतीरे लाने हो गए, ये ठीक है। आठवां है, या माता पिता का बच्चों के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ अपने शब्दों में लिखना है। माता का आंचल पिता के वात्सल्य का बहुत सरस और मनमोहक वर्णन हुआ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल यानी जो बचपन का चाइल्डहुड का टाइम है उसका वर्णन किया है। भोलेनाथ के पिता के दिन का आरंभ भी भोलेनाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, उसको अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उसके स्नेह और प्रेम को व्यक्त करता है। भोलेनाथ की माता वात्सल्य ममतों से भरपूर है। ये वात्सल्य जो माँ का जो प्रेम होता है, मदर लव, उसको वात्सल्य बोला जाता है। ठीक है, ये शब्द है हिंदी। कई बार पूछा भी जाता है कि वात्सल्य और ममत्व का अर्थ कई बार पूछ लिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, ये कंटिन्यू मैंने लिख रखा है, इसका मतलब ये आंसर आगे भी कंटिन्यू रहेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। भोलेनाथ को भोजन कराने के समय उनका भिन्न भिन्न तरह से स्वांग रचना यानी एक्टिंग करनी, नाटक करना, इस तरीके से एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है जो अपने पुत्र को भोजन को लेकर चिंतित है। दूसरी ओर उसको लहूलुहान और भय से कांपता देख उस माँ भी रोने लग गई और चिल्लाने लग गई। ठीक है, और अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। माँ का ममता लो इन इतना भावुक है, मन इतना भावुक है कि उन बच्चों को डर के मारे कांपता देकर रोने लगती है। बच्चों को जरा सा भी कुछ होता है उसको टेंशन या फिर चिंता होने लगती है। उसकी ममता पाठक को बहुत प्रभावित करती है, जिससे जो जितने भी पाठक है जो पाठ पढ़ने वाले उनको है जो बहुत इंप्रेसिव लगी, बहुत है जो अट्रैक्टिव लगी, ठीक है, इफेक्टिव लगी। ये है। फिर है माता का चल शीर्षक की उपयुक्त बदल कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। ऐसा पूछा जा रहा है कि इस पाठ का जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, चैप्टर का नाम है, वो माता की ममता ना होके कुछ और हो जाए, माता का अंचल होके कुछ और हो जाए तो क्या होना चाहिए? तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, अगर आप खुद देख लीजिए, इससे आप मैं आपके ऊपर आप एग्जांपल दे रहा हूं, आप खुद समझ आएंगे। पहली चीज तो ये है कि हमें कोई भी बात मनवानी है, हमें कुछ चीज लानी है या फिर कहीं घूमने जाना है या जो भी चीज है, हम अपने फादर से डायरेक्टली डिमांड नहीं करते हैं। मोस्टली हम सबसे पहले क्या करेंगे, खासकर खास करके मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, बॉयज को फिर भी इतनी है जो जेंडर जो है वो अभी भी जो लिंग भेदभाव होता है, तो बच्चों को या फिर लड़कों को इतनी छूट है, लेकिन लड़कियों के साथ में ऐसा जरूर होता है। वो लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स या फिर लड़कियां लड़कियां अपनी पिताजी को बात मनाने के लिए सबसे पहले पिताजी से डायरेक्ट बात नहीं करती, वो अपने माता जी या फिर जो मदर है उसको है जो उससे कंसल्ट करती है, उसको मनवाती है किसी भी तरीके से। और अगर उसकी माँ मान गई तो उसके पिताजी मानना फिक्स है, तय है। दूसरी चीज, उसने कोई गलती भी कर दी है, कोई मिस्टेक भी कर दी, उसके मार्क्स भी कम आए, नंबर भी एग्जाम में कम आए, तो पहले वो मम्मी को बताएगी या माँ को बताएगी, माँ उसके पिताजी को बताएगी, और इस तरीके से पूरा मैटर है जो सॉल्व होता है। तो अब आप समझ, आप अपनी मदर के साथ में ज्यादा सिक्योर फील करते हैं, ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो लेखक के साथ में भी ऐसा हुआ होगा, तो इस पार्ट का नाम दूसरा होना ही नहीं चाहिए ना, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा बात नहीं है कि पिताजी कठोर हृदय के होते हैं या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हम लोग की जो बॉन्डिंग है वो मदर के साथ में ज्यादा है। ठीक है, तो अब समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इस कहानी के आरंभ में दिखाया है कि भोलेनाथ का ज्यादा समय पिता के साथ बीतता है, पिता के साथ में बीतता है ज्यादातर मोस्टली टाइम, लेकिन वो सिक्योर या फिर सुरक्षित महसूस कहां कर रहा है, अपनी माँ के साथ या फिर माँ की गोद में। कहानी का शीर्षक पहले तो पाठक को कुछ अटपटा सा लगता है, पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती, पहले हमें लग रहा है कि पूरा काम काज तो पिताजी कर रहे हैं, बच्चा पिताजी के साथ में रह रहे हैं, ठीक है, सब कुछ उसके पिताजी हैंडल कर रहे हैं, उसको खिलाना है, साथ में घुमाने ले जाना है, नहलाना है। लेकिन फिर भी ये जो पार्ट का नाम रख दिया है जो माता का आंचल, ठीक है, बाद में समझ आने लगती है कि इस कहानी में माता के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया है। भोलेनाथ को माता और पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में शुरू होता है, पिता उसकी हर क्रिया में सदैव साथ रहते हैं, विपदा होने पर उसकी रक्षा करते हैं। इसमें कंटिन्यू भी लिया मैंने।
परंतु जब वो साफ सुथरा माता की गोद में आता है और माता की जो प्रतिक्रिया रिएक्शन जो होती है ना, वैसी प्रतिक्रिया होती है तब एक पिता में नहीं हो सकती। पिता तो चिढ़ के कोई बात नहीं बेटा, हो गया जो हो गया। माँ बोलती है अरे मेरे लाडले को लग गई, मैंने मना किया था तेरे को बेटा नहीं जाना चाहिए, तू भी मानता नहीं है। फिर माता उससे, उसके भय से भी भयभीत है, उसके डर से भी जो उसकी माता है वो भयभीत है। ठीक है, उसके दुख से दुखी है। उस बच्चे को दुख होगा तो माँ को भी दुख होने लगता है। ठीक है, उसके आंसू से खिन है, बच्चा रो रहा है तो माँ भी रोने लगती है। वो अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपनी सुध बुध खो देती है, अपनी बुद्धि खो देती है। ठीक है, होश खो देती है, टेंशन में आ जाती है। वह बस इसी प्रयास में कि अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके, माँ का यही प्रयास उसके बच्चे को आत्मीय सुख व प्रेम का अनुभव कराता है। वो चाहती है उसके बच्चे के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जो है वो सब कुछ माँ है जो बोलती है मैं सह लूंगी। उसके बाद तो बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि पाठ का शीर्षक माता का आंचल क्यों उचित है। क्यों उचित है आपको समझ आ गया। पूरे पाठ में माँ की ममता ही प्रधान यानी जो मेजर जो वो दिखती है। इसलिए कहा जा सकता है कि पाठ का शीर्षक सर्वथा उचित है। इसका अन्य शीर्षक हो सकता है माता की ममता। ठीक है, माँ की ममता, फिर माँ का प्यार, मातृ प्रेम, ऐसे बहुत सारे है जो हो सकते हैं। और ठीक है, फिर है जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 10वां है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, ये बता रखा है। कई तरीके से करते हैं। माता पिता से विभिन्न प्रकार की बातें करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, उनसे बातें करते हैं अलग अलग तरह की। ठीक है, माता पिता को कहानी सुनाने, कहीं घुमाने ले जाने की बात, उनके साथ खेलने को कहकर कि हमें कहीं घूमने जाना है, कहानी सुनाओ, ये सुनाओ, या फिर आजकल चेंज हो गई कि मम्मी मोबाइल दे दे कुछ देर के लिए, ऐसे पहले ऐसा होता था। वे अपने माता पिता से रोज धोकर जिद कर कुछ मांगते हैं, फिर मिल जाने पर उनको विभिन्नता से प्यार करते हैं कि माई मदर इज बेस्ट, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, मेरे पिताजी दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी है, मुझे ये ला के दिया। इस तरीके से फिर मम्मी पापा से जो बोलते हैं। माता पिता के साथ नाना प्रकार के मतलब ये है अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के जो खेल, या फिर है जो भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलकर, माता पिता की गोद में बैठकर, पीठ पर सवार होकर। ठीक है, कई बार बच्चे मस्ती में गोदी में बैठ जाते हैं या फिर पीठ पे कंधों पे बैठ जाते हैं। माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार या फिर प्रेम या फिर लव एक्सप्रेस करते हैं बच्चे। ये आपको चीज समझ में आगे। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस पार्ट में बच्चों की जो दुनिया रची गई वो आपके बचपन की दुनिया से किस तरह प्रकार भिन्न है, ये हमने पहले समझ लिया और मैं दोबारा भी आपको समझा रहा हूँ भिन्न या फिर ये डिफरेंस किस लिए है। ठीक है, तो देखो क्यों डिफरेंस है वो आप चीज समझो। डिफरेंस क्यों है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई उसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह ग्रामीण जीवन पर आधारित है, विलेज लाइफ है। प्रस्तुत कहानी 30 के दशक की है। तत्कालीन समय बच्चों के पास खेलने कूदने का अधिक समय हुआ करता था, उन पर पढ़ाई करने का आज इतना दबाव नहीं है। आज बहुत ज्यादा बच्चों के ऊपर प्रेशर है। ये अलग बात है कि उस समय उनके पास खेलने के अधिक साधन नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे खेलने के। ठीक है, वे लोग अपने खेल वे लोग अपने खेल प्रकृति से प्राप्त करते थे, नेचुरली खेल जो गेम्स होते थे, स्पोर्ट्स वो ज्यादा है जो वो खेलते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि रिसोर्सेज या फिर साधन होते थे जिनसे वो खेलते थे। आज 3 वर्ष की उम्र होती है बच्चों को नर्सरी या फिर एलकेजी या प्ले स्कूल में भर्ती करा दिया जाता है। और आजकल के बच्चे वीडियो गेम है, टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, शतरंज है आदि खेल खेलने में लगे रहते हैं, या फिर क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन या फिर कार्टून आदि में अपना समय व्यस्त या फिर व्यतीत या फिर करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अगले। अगला है फणीश्वर नाथ रेणु और नागार्जुन की आंचलिक रचनाओं को पढ़िए, बता रखा है। फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है मेला आंचल, इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो। और नागार्जुन का उपन्यास है बलच नमा करके है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। दोनों आप पढ़ने लायक है जब भी टाइम मिले। हम जब कभी फ्री होंगे तो मैं इसकी भी ले लूंगा। कहानी तो स्टोरी सुनने में आपको भी मजा ही आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर हो गया खत्म हो गया। पहला पार्ट पूरा हो चुका है, जो फर्स्ट हमारे माता का आंचल या फिर आंचल था वो पूरा हो गया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर की तरफ। जब तक के लिए मैं एक बार थोड़ा पानी पी ब्रेक ले लूं, फिर हम लोग बढ़ रहे हैं। फटाफट समझते हैं। सेकंड चैप्टर अपना स्टार्ट हो रहा है। मधु कांकरिया ये एक लेखिका है और इनके बारे में फटाफट देख लेते हैं। मधु कांकरिया का जन्म, ठीक है, कब हुआ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि हमें इसके अंदर लिखना वैसे भी नहीं है, लिखने वाला है तो अलग चीज है।
ठीक है, एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा है। ठीक है, अब देखो, ध्यान से समझ लो। मधु कांकरी का जन्म 1957 कोलकाता में हुआ। ठीक है, उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय या फिर जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसमें अर्थशास्त्र का अर्थ होता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में इन्होंने एमए किया था। और साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो डिग्री होती है टेक्निकल, वो भी इन्होंने ली। उनकी प्रमुख रचना है पत्ताखोर उपन्यास है, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में इस्सू कहानी संग्रह। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे। यात्रा वृत्तांत का मतलब ये होता है, आजकल यात्रा वृत्तांत थोड़ा चेंज हो गया। पहले लोग यात्राओं के बारे में लिखते थे, आज तो उसकी जगह ले लिया ट्रेवलिंग की व्लॉगिंग जो होती है। आपने यूट्यूब पे देखा होगा, अलग अलग लोग कहीं घूमने जाते हैं और उन चीज के बारे में बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस या उन चीजों को बताते हैं। व्लॉगिंग, जो ट्रेवलिंग व्लॉगिंग बोलते हैं, जिनको ट्रेवल भी करते हैं, साथ साथ वीडियो शूट भी करते हैं और अपने चैनल पे अपलोड कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे और जो लाइफ, जो वहाँ की जो लाइफ होती है, जो उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया पूरी जर्नी के अंदर, यात्रा के अंदर, वो बताते हैं। और पहले के टाइम में ऐसे यूट्यूब तो था नहीं, सोशल मीडिया नहीं था ना बच्चों, तो वो लोग क्या करते थे, ये जितने भी लेखक या फिर वो लोग क्या करते थे, वो लोग है जो जो अब उनका यात्रा वार्ता था वो लिखते थे, डायरी एंट्री करते थे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले पे। मधु कांकरी रचना में विचार और संवेदना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। वहां हमने क्या देखा था, वहां हमने देखा था मधु कांकरिया है, और वहां पे हमने देखा था जो फर्स्ट चैप्टर हमारा था, उस फर्स्ट चैप्टर में ये था, वहां विचार और संवेदना नहीं लेके लोक जीवन जो लोग जी रहे हैं उनसे रिलेटेड हो गया था, वो है जो वहां पे चीजें ज्यादा ले रखी थी। और यहाँ पे जो विचार और संवेदना का मतलब होता है सेंसिटिविटी, और है जो थॉट है उसके ऊपर यहाँ पे ज्यादा वर्क किया गया है। ठीक है, समाज में व्याप्त अनेक ज्वलन समस्या जैसे अपसंस्कृति, महानगर की घुटन, महानगर घुटन, सिटीज के अंदर लोगों की लाइफ बहुत अजीब तरीके की हो रखी है, असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, आजकल युवा नशे की लत में जो यूथ है वो आज जकड़ता जा रहा है। ये एक बहुत काफी ऐसा समझा जा सकता है डेंजरस या फिर चिंता का विषय है। ठीक है, और लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा, रेड लाइट एरिया जो है उनमें जो ये इनसे मिलते जुलते चीजें उन्होंने ली है। ठीक है, अब हम चलते आगे। मधु काकरिया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम दूसरा अपनी हिंदी बुक का। ठीक है, और साना साना हाथी जोड़ी, और इसका मतलब भी समझेंगे। मधु कांकरिया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले चैप्टर किया जो पिक्चर ले लीजिए जिसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। शुरू करते हैं हम अपनी ये सेकंड चैप्टर, इसकी समरी समझ लेते हैं सबसे पहले हम लोग। बहुत स्वीट समरी लिख रखी मैंने। साना साना हाथ जोड़ी की लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत के बारे में इसमें बताया। यह यात्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में कई बार पूछा जा सकता है कि सिक्किम की राजधानी क्या है। ये है हमारा इंडिया, हम लोग यहाँ राजस्थान में है, और ये सिक्किम है जो यहाँ पे ये एरिया जो बता रखा आपको, ये सिक्किम एरिया है। ठीक है, और युद्धनानंग के बीच थी। लेखिका जब इस शहर में उतरी वह हैरान हो गई, उस उनका हैरान होना कारण सितारों की झिलमिलाहट में जगमगाता इतिहास। वहां पे किसी ने एक साथ बहुत सारे तारे नहीं देखे होंगे, वहां जाके तारे देखे हो तो ऐसा। और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत मेहनत कश बादशाह का शहर गंगटोक। ध्यान से समझना, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मेहनत कश बादशाह का शहर किसे कहा गया। एक नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में जरूर आ सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर है इस सुंदरता ने लेखिका के मन में भीतर बार शून्य स्थापित कर दिया, एकदम जीरो होगी वो। ठीक है, एकदम इक्वल। और उन्होंने इन यात्रा के दौरान एक नेपाली युवती से प्रार्थना के बोल साना साना हाथा जोड़ी गर्दो प्रार्थना सीखे, जिसका अर्थ यह था छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। ऐसे बार बार हाथ जोड़ के मेरा जीवन अच्छाइयों में बीते, हे प्रभु आपने जो कुछ भी मुझे दिया है, आप में से आधे जो आधे ऐसे हाथ जोड़ेंगे, हे प्रभु, हे गॉड, हे भगवान, जो सर पढ़ा रहे उनमें से आ जाए, पेपर इजी आए, क्योंकि आपने साल भर पढ़ाई की नहीं होगी, अभी आपको चिंता हो रही है, तो प्रभु जरूर सुनेंगे। प्रभु से पहले आप मेरी सुनो तो आपकी प्रभु सुनेंगे। ये अगर आप ध्यान से समझोगे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। वीडियो समझ में नहीं है तो आप दोबारा देख लेना, आपको जल्दी समझ में आएगी।
ठीक है। लेकिन अगले दिन युद्धनानक जाने का निश्चय किया था। जैसे प्रातःकाल उनकी नींद खुली तो बालकनी और दौड़ी, क्योंकि वहां के लोगों ने बताया था कि मौसम का साफ होने पर कंचनजंगा जो चोटी है, वो जो है हिल स्टेशन, सबसे ऊंची चोटी है, वो दिखाई देती है। कंचनजंगा तू ना देखे परंतु इतने सारे फूल देखे कि वह लिखती है, मानो ऐसा लग रहा है कि फूलों के बाग में आ गई हूँ। युद्धनानक जो कि गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था, वहां जाने के लिए ड्राइवर कम गाइड जितेंद्र नार्गे के साथ निकलती है। ड्राइवर कम गाइड का अर्थ ये हो गया, वो ड्राइवर भी है, गाड़ी भी चलाता है, साथ साथ में डबल काम करता है। क्या करता है? गाइड। गाइड कौन होते हैं? जो लोग उस जगह के बारे में बताते हैं। ठीक है। फिर देखो, लेकिन जब आ रहे थे उन्हें गजरा पाइन, ठीक है, पाइन एक आपको पता ही है पेड़ होता है, नुकीला पेड़, पहाड़ दिखे, इसके साथ साथ ही दिखी सफेद बौद्ध पत्रिका है जो कि शांति और अहिंसा के प्रतीक होती है। बुद्ध की मान्यता के अनुसार जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब 108 श्वेत पताकाएं लहराई जाती है। ये आपके क्वेश्चन भी आगे आएगा। किसी भी बौद्ध धर्म जिन लोगों ने अपना रखा है, उनकी मृत्यु होती है, डेथ होती है, तो वहां पे 108 जो व्हाइट कलर की जो फ्लैग्स है, फिर श्वेत पताकाएं है, वो लहराई जाती है। ठीक है। जिन पर मंत्र लिखे होते हैं। कई बार नए कार्य के प्रारंभ में भी पताका फहरा दी जाती है, परंतु वह रंगीन होती है। तो इस सफेद सफेद जो हमारे है, वो हमारा शौक हो जाए, शौक। ठीक है। और ये शुभ कार्य, कहीं पे भी शुभ कार्य अगर हो रहा है तब ये लहराई जाएगी, फहराई जाएगी। ठीक है। बात को आपको समझा दिया मैंने। और जब गाइड नार्गे, नार्गे इसके गाइड का नाम था, लेखिका की जीप उस जगह पहुंची जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ठीक है। और यह की जगह कवि लॉन्ग स्टॉक, मतलब ये थी जगह लिखना था जहां पे वो मूवी शूट हुई थी ना, यह थी जगह, उस जगह का नाम था कवि लॉन्ग स्टॉक। ठीक है। वो जगह का नाम है। और इसके साथ साथ में उन्हीं रास्तों के भीतर लेखिका मधु जी की एक कुटिया की तरफ नजर पड़ी। उन्होंने धर्म चक्र को घूमते हुए देखा। वहां पे ऐसा कुछ सर्किल, ऐसा गोला कुछ घूम रहा था। तो उन्होंने पूछा कि ये भी क्या है। तो उनको बताया, इस प्रेयर व्हील के बारे में नारायण ने बताया कि इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो इस तरीके से घुमाने के लिए चक्र रखा था, इसको घुमाओ आपके पाप धुल जाएंगे। ऐसे दूसरी चीज बताऊं, आपस अगर कोई रुनीचा रामदेवरा गया होगा, जो उन्होंने देखा होगा, वहां पे एक अंदर से निकलने के लिए एक ऐसा डाली बाई की चूड़ी ऐसे बन रखी है। ऐसा माना जाता है जमीन के ऊपर है, ऐसा हाफ सर्किल है, इसके अंदर जो पार होता है, ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर जो पार हो जाए, अगर वो उसने धर्म कर रखा तो इसके अंदर से पार हो जाएगा। इस तरीके से होती है वो हाफ सर्किल। ठीक है। ये मैंने आपको बात समझा दी। फिर देखो, अब पर्वतों घाटियों नदियों की सुंदर से आगे बढ़कर लेखिका ने फैन उगलता झरना देखा। ठीक है। जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। लेखिका लिखती है कि पहली बार ऐसा हुआ जीवन का, सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा झरना था। ठीक है। झरना था हमारा सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। ठीक है। वाटरफॉल इंग्लिश में बोलते हैं। ये चलायमान सौंदर्य। ठीक है। वहां उन्होंने पहाड़ तोड़ते थे, बच्चे को पीठ पर बांधी, बच्चों को बांध कर पत्तियां तोड़ना है। वहां पे आसाम साइड में ऐसा होता है। यहाँ पे ये टोकरी लटका रखी है, चाय के बगानों में जो ये चाय की पत्तियां डाली जाती है, क्योंकि चाय की पत्तियां यूज होती है। और कई बार है जो ये बारी नहीं लगी इसके लिए सर पे ऐसा बांधते भी है। उसके साथ साथ में टोकरी में कई बार जो छोटा बच्चा बेबी होता है उसको भी बांध के, और कई बार ये औरतें पहाड़ भी तोड़ती है। ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। वापस लौटते समय भी जीप में नारवे ने कई जानकारी दी। उसने गुरु नानक के फुटप्रिंट, और फुटप्रिंट का मतलब चलने के जो स्थान जो निशान रह जाते हैं पैरों के, उनको फुटप्रिंट बोला जाता है। खेदों में एक पवित्र स्थल के बारे में बताया। तभी लेखिका ने कहा गंगटोक बहुत सुंदर है। तब नार्गे ने कहा मैडम गंगटोक कहिए, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। जब नार्गे ने कहा गंगटोक नहीं कह के गंतोक, पूछा जा सकता है कि गंतोक शब्द का अर्थ क्या है। गंतोक शब्द का अर्थ है पहाड़। गंगटोक ना बोल के गंतोक बोलना है आपको। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। फिर पार्ट के कठिन शब्दार्थ हम लोग देख लेते हैं। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से हटकर, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उनसे हटके। उजास, प्रकाश या उजाला। रकम, रकम के, तरह तरह के, भांति भांति के, ऐसा भी बोला जाता है। रफ्ता रफ्ता, रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे। ठीक है। शिद्दत, तीव्रता, प्रबलता, अधिकता। ठीक है। मुंडकी यानी सिर, मुंडी बोलते जिसको हम लोग। ठीक है। मशगूल यानी व्यस्त, तुम किसमें मशगूल हो। ठीक है। व्यस्त हो। अभिशप्त यानी स्थापित, अभियुक्त, जिसके अंदर किसी भी चीज को स्थापित कर रखा किसी ने। सरहदों, सरहदों को बोला था सीमा या फिर बॉर्डर्स। वो सीमा नहीं है जो अभी पाकिस्तान से है, वो सीमा अलग है। अगला है तामस, तामसिकता है तमोगुण से युक्त या कुटिल, जिसके अंदर तमोगुण होता है। ठीक है। कुछ भी चीज त्याग करने की। फिर अगला है वासनाएं यानी बुरी इच्छा। स्यानी, अब कौन,
तो बड़ा सियाना है, समझदार है। जन्नत स्वर्ग है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेवन, ठीक है। वजूद अस्तित्व, ठीक है। युवती महिला, पीठ कमर, श्वेत सफेद, पताकाएं झंडे, कुटिया झोपड़ी, ठीक है। फिर कुछ और देखते हैं। अच्छा, जो खत्म हो गया, अब इनके प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों हम लोग। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंगटोक, गंतोक या फिर लेके किस तरह सम्मोहित कर रहा था। रात्रि के समय आसमान में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। बच्चों ऐसा होता है पहाड़ों में क्या है, तारे हमें बहुत स्पष्ट दिखते हैं, बहुत क्लियर दिखते हैं। उसका रीजन यूं है कि वहां पे जो है आसमान साफ होता है, वहां पे इतना वायु प्रदूषण नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है। शहरों में एयर पोल्यूशन होता है, आपको स्टार्स इतने दिखेंगे नहीं, क्लियरली विजिबल नहीं होंगे। गाँव में होंगे या फिर पहाड़ों में बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है। और दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों के एक झालर सी बना रहे थे। झालर क्या होता है, जो हम लोग दिवाली पे ऐसे ऐसे वो टिमटिमाती वाली लाइट लगाते हैं ना, इस तरीके से वो। रात के अंधकार में सितारों की झिलमिलाता गंधों लेखिका को जादुई एहसास करा रहा था। उससे जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया, वो ऐसे रुक गई ऐसे एकदम। सब कुछ अर्थहीन सा था, उसकी चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, ठीक है। उसको लग रहा था कि मैं एकदम जीरो लेवल पे, मैं बिल्कुल एकदम दुनिया से हट गई हूँ, ऐसा लेखिका को लग रहा था। वह सुख की अतीन्द्रिय में डूबी डूबी हुई उस जादुई उजाले में नहा रही थी, जो उसे आत्मिक सुख प्राप्त कर। आत्मिक सुख का मतलब होता है जो हमें माइंड के अंदर पीस या फिर शांति में है, जो कई बार योग करने से भी हमें होता है, शांति मिले हम लोगों को, एकदम प्रॉपर, एकदम माइंड रिलैक्स हो जाए हमारा, ऐसी चीज उसको महसूस हो रही थी। फिर अगला है, गंतों को सुंदर बनाने के लिए बता रखा है, गंतों को मेहनत कश बादशाह का शहर क्यों कहा गया है। मेहनत कश बादशाह का शहर, ठीक है, क्यों कहा गया है। वहां के निवासियों ने विविध परिस्थितियों में भी अत्यधिक श्रम किया, क्योंकि वहां पे पहाड़ है, रोड बनाने के लिए बहुत मुश्किलें आती है। वहां का नेटवर्क इतना नहीं है, बात करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, बिजली की भी दिक्कत होती है। पहाड़ कई बार लैंडस्लाइड या फिर भूस्खलन हो जाता है, पहाड़ खिसक जाता है, तो इन्हें प्रॉब्लम तो आनी है, सिंपल सी बात है। और वहां पे भी है जो ऐसा बता रखा है। पहाड़ी क्षेत्रों के कारण पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाना पड़ता है। पत्थरों पर बैठ कर औरतें पत्थर तोड़ती है, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे होते हैं टोकरी के अंदर, क्योंकि माँ पहले देखा, माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, इसी से पहले हमने देखा। और वे काम करते थे हरे भरे बागानों में, युवतियाँ बोकू पहने चाय की पत्तियां तोड़ती है, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ में और क्या है, यहाँ की जीवन बेहद कठिन है। यहाँ पर लोगों ने इन कठिनाइयों के बावजूद भी शहर के हर पल को खूबसूरत बना दिया, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनत कश बादशाह का शहर कहा है। और ये आप समझ सकते हैं, मैंने आपको इससे मिलती जुली चीजें भी जरूर बताई कि नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये सब ये भी आप लिख सकते हैं। अगला है, कभी सफेद पत्ते का है, तो सिंपल सी बात है, सफेद बौद्ध पत्ते का शांति व अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, गारंटेड बोल रहा हूं मैं, ठीक है। पता के फायदे, कई बार किसी अन्य नए कार्य के अवसर पर रंगीन पता के फहराई जाती है, इसलिए पता का शौक व नए कार्य की शुभारंभ की ओर होती है। आपने कार में ऐसी, कार के बैक साइड में ऐसी आपने लगी होगी, देखी होगी ऐसे अलग अलग कलर की, ठीक है। वो कहे हम लोग लगाते हैं जब घूमने जाते हैं तब, ठीक है। अगला है, जितेंद्र मार्ग ने लेखिका सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी, वो देख लेते हैं क्या क्या दिए। पहला नारगा था, नारगे जो व्यक्ति था वो गाइड भी था, ड्राइवर भी था। उसने क्या कहा, सिक्किम में घाटियों, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियां मिलेगी वहां पे हमको, ठीक है। ये हसीन वादी, आपने गाना तो सुना होगा, ठीक है। घाटियों का सौंदर्य देखते ही बनता है, नारगे ने बताया कि वहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की खूबसूरती की तुलना की जा सकती है, इतना ब्यूटीफुल है वो, ठीक है। आप भी कभी लाइफ में मौका मिले जरूर घूमने जाना। और आपको याद भी आएगा कि सर ने हमने चैप्टर पढ़ाया था उस टाइम बचपन में, क्योंकि आप बड़े हो जाओगे उस टाइम बचपन ही लगेगा आपको कि 10th क्लास में, ठीक है। और नारगी के अनुसार पहाड़ी रास्तों पर फहराई की ध्वजा बुद्धिस्ट की मृत्यु और नए कार्य की शुरुआत पर फहराई जाती है। ध्वजा का रंग सफेद व रंग बिरंगा होता है। सिक्किम में भी भारत की तरह घूम चक्कर, आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणा और कल्पना एक जैसी थी। पूरे भारत में घूम लो, ये पता क्या फहराना, पाप पुण्य सब एक मिलता जुलता है। इसका ये कहा जा सकता है कि यहाँ पे सब लोगों की जो सोच है, विचार है, वो एक जैसे मिलते जुलते हैं। इसलिए भारत इतना बड़ा होकर भी, इतने ज्यादा लोग होकर भी लोग सब है जो एकता में है, जो विश्वास रखते हैं, ठीक है। वहां की युवतियां बोको नाम का सिक्किम का परिधान डालती है, जिसमें अनेक सौंदर्य की छटा निराली होती है। वो जो अपने ऊपर डालती है बुरखा, जो जिसको बोलते हैं। वहां के घर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ की भी छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और वहां के लोग मेहनत कश लोग हैं, जीवन काफी मुश्किल भरा है।
और स्त्री और बच्चे सब काम करते हैं। स्त्री स्वेटर बुनती है, घर संभालती है, खेती करती है, ठीक है, पत्थर तोड़कर सड़कें बनाती है, चाय की पत्तियां चुनने बाग में जाती है, बच्चों को अपनी कमर पर कपड़े में बांध कर रखती है। बच्चों को बहुत ऊंचाई पर पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है क्योंकि दूर दूर तक कोई स्कूल नहीं है। इन सब के विषय में नारजन ने लेखिका को बताया, उसके बारे में जो लेखिका को पता चला कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगले में बढ़ रहे बच्चों हम लोग। लेखिका सिक्किम में घूमती हुई कवि लॉन्ग स्टॉक नाम की जगह पर गई। क्यों गई वो बताओ? जो घूमते हुए चक्र था ना, वो वहां पे गई तो उसको ऐसा क्यों लगा कि पूरे भारत की आत्मा एक सी है? मैंने अभी आपको समझाया, दोबारा समझा देता हूँ। लेखिका सिक्किम में घूमते हुए कवि लॉन्ग स्टॉक की नाम पर जगह पे गई। लॉन्ग स्टॉक के जो घूमते चक्र के बारे में जितने ने बताया कि ये धर्म चक्र है, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। हमने लाइफ में जो भी पाप किए वो सारे धुल जाएंगे, एकदम जीरो हो जाएंगे, ठीक है। मैदानी क्षेत्र में गंगा के विषय में भी ऐसी धारणा है। कैसी? गंगा के विषय में क्या धारणा है कि गंगा नदी है, गंगा माता नदी है, जो उसमें डुबकी लगाने से आपकी जिंदगी के सारे पाप है जो धुल जाते हैं। वैसा वैसा यहाँ पे ये माना जाता है, इस चक्र को घुमाने से आपकी जिंदगी के सारे पाप धुल जाते हैं। ये नहीं, कार्य अलग अलग, लेकिन दोनों का जो टारगेट है वो एक ही है। क्या टारगेट है? टारगेट ये है कि अपने जो पाप धुल जाएंगे, जो हमने जितने भी पाप किए वो सब झड़ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद भी इस देश की आत्मा एक जैसी है। यहाँ के लोगों की आस्था है, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पना एक जैसी है। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है, ठीक है बच्चों। फिर आगे बढ़ रहे हैं। जितेंद्र नार के गाइड में भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या गुण होना चाहिए। एक गाइड करने वाला, तो देखो गाइड कौन लोग होते हैं? हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं, वो लोग बोलते हैं हम इस जगह के बारे में बताएंगे, ऐसा जो भी फैक्ट है, कब बना, क्यों बना, ये चीज कैसे बनी, क्या क्या पॉपुलर है वहां का, क्या सस्ता है, क्या महंगा है, क्या कल्चर है। अब ऐसा हो जाए हम किसी ऐसे गाइड को ले ले जिसको पता ही नहीं है, वो खुद गूगल देख देख के बता रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो हम गाइड थोड़े लेंगे। गाइड के अंदर से सारी खूबियां होनी चाहिए ना, वो उसको उस सारी की सारी वहां की इंफॉर्मेशन है उसको इंटरेस्टिंग तरीके में एक्सप्रेस करे या फिर एक रोचक तरीके से एक्सप्रेस करे, तभी तो आप उन चीजों को समझेंगे ना, ठीक है। मैंने भी इस चैप्टर को रोचक बनाने के लिए कमी नहीं छोड़ी है, आपको अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तभी तो आप इंटरेस्टेड हो अभी तक बने हुए चैनल के साथ में, वीडियो के साथ में, ठीक है। नार्गे कुशल गाइड था, वो अपने पेशे के प्रति पूरा समर्पित था। उसे उसे सिक्किम के हर कोने कोने से भरपूर जानकारी प्राप्त थी, इसलिए अच्छा गाइड था। एक कुशल गाइड के बारे में निम्नलिखित गुण होता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक गाइड अपने देश व इलाके में कोने कोने से भली भांति परिचित होता है, अर्थात उसे संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसे वहां की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, क्लाइमेट, हिस्ट्री, पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक कुशल गाइड को चाहिए कि वो अपने भ्रमणकर्ता को हर प्रश्न को उत्तर देने में सक्षम हो। एक कुशल गाइड को अपनी विश्वसनीयता का विश्वास हो, अपने भ्रमणकर्ता को दिलाना आवश्यक है, तभी वह एक आत्मीय रिश्ता कायम कर अपने कार्य को कर सकता है। ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, वरना कोई इसको ट्रस्ट नहीं करेगा। फिर कुछ और भी है, गाइड को कुशल व बुद्धिमान व्यक्ति होना आवश्यक है, वो टैलेंटेड भी होना चाहिए और साथ साथ में जो स्किलफुल भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि समय पड़ने पर वह विषम परिस्थिति को भी सामना अपनी कुशलता व बुद्धिमानी से कर सके। आपको ऐसा कोई गाइड मिल जाए जो गाइड भी हो, ड्राइवर भी हो, और बोले कि साथ साथ आपका मैं फोटोज भी ले लूंगा, तो आपको मजा आ जाएगा ना, आप फोकट में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और एक कुशल गाइड की वाणी को प्रभावशाली होना आवश्यक है, इससे पूरी यात्रा प्रभावशाली बनती है और भ्रमणकर्ताओं को यात्रा में रुचि भी बनती है। वह यात्रियों को रास्ते में आने वाले दर्शनीय स्थलों की जानकारी देता रहे, वहां के जन जीवन की दिनचर्या से अवगत कराए, वहां की डेली लाइफ रूटीन है जो उसके बारे में बताए, रास्ते में प्रत्येक दृश्य से पर्यटकों को अवगत कराए, इन्फॉर्म करवाए, फैमिलियर करवाए कि भाई ये चीज ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा मुझे फिर और देखते हैं हम लोग अगला। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा उन्हें अपने शब्दों में लिखे। हिमालय के बारे में क्या, तो देखते हैं। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के पल पल परिवर्तित होते रूप को देखा है, कभी वाइट, कभी बड़ा, कभी छोटा, अलग अलग। जो जो ऊंचाई पर चढ़ता जाए हिमालय की विशाल से विशालतर होता होता पता चलता कि हिमालय बहुत बड़ा अपने आप में। हिमालय की चट्टक हरे रंग का है, कहीं कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन, अलग अलग कलर है हिमालय के प्रतीत होता है। चारों तरफ हिमालय की घनता वादी और फूलों से लदी घाटियां थी, कई प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, और देखते देखते सब कुछ समाप्त हो जाता है, मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। कभी कभी क्योंकि एक पहाड़ के पीछे दूसरा पहाड़ छिप जाता है तो आपको दिखता नहीं। अभी जैसे मैं आपके सामने हूं, तो आपको पीछे वाला टेक्स्ट दिख नहीं रहे जो लिख रखा है, और मैं जैसे साइड होऊंगा वो आपको दिखने लगेंगे, ऐसे वहां पे हुआ था। कभी कभी बादलों की मोटी चादर के रूप में सब कुछ बादल बादल में दिखाई देता है, तो कभी कुछ और ऐसे अलग अलग है जो आकृतियां दिखाई देती रहती है। और भी है, कटाव से आगे बढ़ने पर पूरी तरह से बर्फ से ढके पहाड़ दिख रहे थे,
चारों तरफ दूध की धार की तरह दिखने वाले जल प्रताप थे, वाटरफॉल थे। तो वहीं नीचे चांदी की तरह कौन मारती तिस्ता नदी, सबसे बड़ी वहां पे नदी थी तिस्ता नदी, जिसने लेखिका के हृदय को आनंद से भर दिया। समय को इस पवित्र वातावरण में पाकर भाव विभोर हो गई, जिसने उसके हृदय को काव्यमान बना दिया। बच्चों ठीक है, समझ में आई बात आपको पूरी क्या कहना चाह रही है? वहां पे जितनी भी चीजें थी उसने सबके बारे में बताई, हिमालय के बारे में, घाटियों के बारे में, वाटरफॉल के बारे में, हिमालय के कलर के बारे में, लोगों के लाइफ के बारे में सब कुछ बताया। और यहाँ पे हमें मोस्टली हिमालय के बारे में पूछ रखा था। फिर अगले भी बढ़ रहे बच्चों में, प्रकृति का उस आनंद और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? तो वो बता रखा है, हिमालय का स्वरूप पल पल बदलता है, हर टाइम चेंज होता है। प्रकृति इतनी मोहक है, इतनी अट्रैक्टिव है कि लेखिका किसी किसी बुद्ध सी माया और छात्रा के खेल को देखती रह जाती है। बुद्ध सी माया की मतलब ऐसे पूरे हिप्नोटाइज हो जाना। ठीक है, इस वातावरण उसको अद्भुत शांति प्राप्त हो रही थी, ऐसे पीसफुल बिल्कुल एनवायरमेंट था। इस अद्भुत व अनूठे नजारों ने लेखिका पल मात्र में जीवन की शक्ति का एहसास करा दिया। उसे ऐसा लगने लगा कि वह देश का काल की स्रोतों की दूर बहती धारा बनकर बह रही हो। उसकी मन के सारे मैल और वासना इस निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई। क्योंकि माइंड के अंदर अलग अलग थॉट्स आती रहती है। हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो माइंड हमारा एकदम रिलैक्स हो जाता है, नेचुरल चीजों को देखने से तो और ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। जो माइंड के अंदर कचरा चल रहा था वो एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आप भी जब कभी सुबह मॉर्निंग वॉक करके आओ फिर पढ़ने बैठो तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। ठीक है, प्रकृति के उस समय अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को लगा कि इस सारे प्रदेश को अपने अंदर समेट ले। उसे अनुभव होने लगा, वह चिरकाल इसी तरह बहते हुए असीम आत्मीय सुख का है जो अनुभव करती रहे। ठीक है बच्चों, ये आपको चीज समझ में आ गई, बताना तो उसके बारे में बता दिया। फिर अगले बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका कौन कौन से दर से झकझोर गए, कौन कौन से दर से उसको झकझोर गए, तो हम लोग देखते हैं। लेखिका हिमालय यात्रा के दौरान प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी। ठीक है, परंतु जीवन में कुछ सत्य जो इस आनंद में भूल चुकी थी। आसमत वहां के जनजीवन ने उसे झकझोर दिया। झकझोर का मतलब एकदम उसको उसकी लाइफ को चेंज कर देना। ठीक है, एकदम से जो पलट जाना। ठीक है, किसी भी चीज का। ठीक है, वहां कुछ पहाड़ी औरतें जो मार्ग बनाने के लिए पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही थी, वे पत्थर तोड़कर संकरे रास्तों को चौड़ा कर रही थी। संकरों का मतलब होता है पतले रास्ते, उनको बड़ी रास्ते बनाने के लिए, जैसे दो तीन गाड़ियां पास हो जाए, उनके कोमल हाथों में कुदाल हुआ थोड़े से ठाठे, ठाठे मतलब निशान, निशान रह जाते हैं थोड़ा कि जब बारीक काम करते हैं तब। कईयों की पीठ पर बच्चे भी बंधे हुए थे। ठीक है, उनको देखकर लेखिका को बहुत दुख हुआ। लेखिका ने सोचा कि यहाँ की वुमेन्स, यहाँ की स्त्रियों के जीवन कितना दर्द भरा है, कितना कठिनाई भरा है। वो एक हम पुरुष हैं, हमें इतना महसूस नहीं हो रहा होगा, वो लेखिका स्त्री थी यहाँ पे मधु कांकरिया, और उसने वो चीजों को बहुत नजदीक से फील किया कि मैं खुद एक स्त्री हूँ, मैं खुद एक वुमन हूँ, मैं इतनी आसानी से जीवन जी रही हूँ, मेरा बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, और इनकी लाइफ कितनी है जो कठिनाई भरी है, इनकी लाइफ के अंदर कितनी है जो जोखिम है, कितना स्ट्रगल है इनकी लाइफ के अंदर, इनके जीवन के अंदर कैसे मैनेज करती है। बच्चों को भी मैनेज करना है, फैमिली को भी मैनेज करना है, खुद को भी मैनेज करना है, पैसों को भी मैनेज करना है, मैनेज मतलब प्रबंध करना है। इन सब चीजों को इक्वली लेके चलना है, पॉजिटिव लेके चलना है, और उसके बाद में भी खुद को भी तो टाइम देना है। तो औरतें किस तरीके से है जो उस पूरी बात को सुन के लेखिका के जो आंखें थी, वो है जो एकदम सैड से हो गया, चेहरा एकदम सैड हो गया, उसे बहुत दुख हुआ कि मतलब यहाँ की स्त्रियां वास्तव में, यहाँ की क्या स्त्रियां तो हर जगह की वुमेन्स तो मजबूती होती है। उन्हें लगा कि वास्तव में ये स्त्रियां बहुत मजबूत है, और ये पार्ट आप पढ़ो तो आपको भी है जो ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में जो वुमेन्स की लाइफ है वो कितनी है जो स्ट्रगल भरी है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, और ये लेखिका को ऐसा फील हो रहा था, मुझे खुद फील कर पा रहा हूँ, तो फिर लेखिका को तो आप उसने आंखों से देखी चीजें तो फील तो कर पा रही हो। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम ऐसे किसी वुमन को देख लेते हैं, ऐसे इंसान को देख लेते हैं, तो हम भी सैड हो जाते हैं कि यार इसकी लाइफ कैसे चल रही है, मतलब कितना ये स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, वरना फिर आप रो दोगे इससे ज्यादा बोला तो, मुझे ऐसा लग रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका और कौन से दर्शक झकझोर गए। उसके बाद में जो अभी चल रहा था उसी का कंटिन्यू है। वह सोचने लगी कि पहाड़ी औरतें अपनी जान की परवाह न करते हुए सैलानी के भ्रमण तथा मनोरंजन के लिए हिमालय की इन दुर्गम घाटियों में मार्ग बनाने का कार्य कर रही है। 7-8 साल के बच्चों को रोज 3-3.5 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पढ़ने जाना होता है। यह देखकर लेखिका का मन सोचने लगी कि यहाँ के अलौकिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जीविका विस्तार के बीच जंग जारी है। ठीक है, पेट के लिए करना पड़ता है। समझ में आ गई बात आपको? फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग।
अगला है सैलानियों की प्रकृति के अलग छटा का अनुभव कराने किन किन लोगों को योगदान होता है, सबसे इंपॉर्टेंट समझना है किन किन का योगदान होता है वहां की चीजों को। हम कई चीजों को एक्सप्लोर करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। सबसे बड़ा एक कुशल गाइड का होता है, अपनी जानकारी अब अनुभव से सैलानियों को प्रकृति के स्थान के दर्शन कराता है। कुशल गाइड इस बात का ध्यान रखता है कि भ्रमणकर्ताओं की रुचि, जो इंटरेस्ट है, वो उस पूरी यात्रा के अंदर बना रहे, और मित्र और सह यात्रियों का साथ पाकर यात्रा और भी रोमांचकारी। कुछ लोग सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, अकेले ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग ग्रुप ट्रैवलिंग करते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ में, कुछ लोग फ्रेंड्स के साथ में। वो आपके ऊपर है कि आपको ऐसी जो ट्रिप अच्छी लगती है और भी रोमांचकारी आनंदमयी बन जाती है। वहां के स्थानीय निवासियों को जनजीवन का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, उनके द्वारा ही इस छटा के सौंदर्य को बल मिलता है। क्योंकि यदि ये ना हो तो वो स्थान नीरस, नीरस मतलब जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट ना हो, बिना इंटरेस्ट के सूखा सूखा सा बेजान लगने लगता है। इसलिए ये जो ठीक है, तथा सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सरकारी लोग कौन है? पुलिस प्रशासन हो गया, जो लोग हमको बताए कि आगे रास्ता खराब है, ये वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। गाइड हो गए, हमारी फैमिली हो गई, और फ्रेंड्स हो गए जिनके साथ घूमने जा रहे हैं। इसके साथ साथ वहाँ के लोग भी हो गए, वहाँ पे जो लोकल है वो, उनका भी बहुत है जो महत्वपूर्ण योगदान तो रहता ही है। ठीक है, कितना कम लेकर ये समाज में कितना अधिक वापस लौटा लेती है, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता देश की प्रकृति में क्या भूमिका है, क्या रोल है। जो जो मजदूर लोग हैं या फिर जो भी है, उनके बारे में बताना है। पत्थरों पर बैठ के सार्वजनिक महिलाएं पत्थर तोड़ती है, उनके हाथों में कुदाल व हथौड़े होते हैं, कईयों की पीठ पर बंधी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे रहते हैं। ये चीज तो आप बार बार याद ही कर लो। और वे काम करते रहते हैं, हरे भरे बागान में युवतियां बोकू पहने पहने चाय की पत्तियां तोड़ती है, बच्चे भी अपनी माँ के साथ काम करते हैं। इन्हीं की भांति आम जनता भी अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, डेली जो खर्चे हैं उनको पूर्ण करने के लिए, पाप जो पेट इस पेट के लिए आजीविका के रूप में देश में और समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं। सड़कें, पहाड़ी मार्ग, नदियों, पुल आदि बनाना, ये काम तो करते ही करते हैं। इसके साथ साथ में खेतों में अन्न उपजाना, कपड़ा बुनना, खानों में जो कोयले की खदान होती है, खदानें होती है, कारखाने, फैक्ट्रीज होती है, उसके अंदर एज ए लेबर की तरह, मजदूर की तरह कार्य करके अपनी सेवाओं से राष्ट्र में आर्थिक सदस्यता का मतलब है इकोनॉमिक जो मजबूती है वो प्रदान करती है। ठीक है, उसकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाते हैं। क्योंकि किसी भी देश में जितना मजदूर वर्ग मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, ज्यादा काम करेगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा उत्पादन होगा, उस देश को तभी फायदा है। हमारे देश की आम जनता जितना श्रम करती है उसका आधा भी प्राप्त नहीं होता है। जो वो जितना काम करते हैं उसकी उनकी आधी भी मजदूरी प्राप्त नहीं होती। कुछ लोग मजदूरी खा जाते हैं, उनकी इतने नालायक जो है, जो बेशरम इंसान होते हैं, परंतु वे फिर वो असाध्य कार्यों को अपना करते समझ के करते हैं। ठीक है, जिन लोगों को जितना हक होता है उतना उन लोगों को हक उतना दिया जाना चाहिए। वो समाज का कल्याण करते हैं, ठीक है, परंतु बदले में उन्हें समय नाम मात्र ही अंश प्राप्त होता है। अगर वो 500 का काम करे, कुछ लोग उन्हें 400 देते हैं, बोलते 100 कम देंगे, ये वो तुमने काम अच्छे से नहीं किया। देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना ही नहीं हो सकती। यदि आम जनता ना हो तो देश की प्रगति का पहिया रुक जाएगा। देश इतना, कोई भी कंट्री जो हमारा खास करके भारत देश है, वो इतना डेवलप तो कभी नहीं हो पाएगा। डेवलप का जो हमें सपना छोड़ ही देना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर हम लोग अगले पे बढ़ रहे हैं। अगला जो भी आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, अपने रोकने में आपकी क्या भूमिका? प्रकृति के खिलाड़ समझो, जो इन्वायरमेंट या फिर जो नेचर को खराब या फिर जो डिस्टर्ब कैसे कर रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के कारण में आज की पीढ़ी पहाड़ी स्थलों को अपना विहार स्थान बना रही है, रहने का जगह बना रही है। ठीक है, इससे वहां गंदगी बढ़ रही है, पर्वत अपनी स्वाभाविक सुंदरता खो रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले जल में खतरनाक केमिकल और रसायन होते हैं, जिसे नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। जिससे क्या होता है? वाटर पॉल्यूशन होता है, जल प्रदूषण होता है। साथ में घरों से निकला दूषित जल भी नदियों में बह जाता है, जिसके कारण हमारी नदियां लगातार दूषित हो रही है, जो है खराब हो रही है। ठीक है, पॉपुलेटेड हो रही है। ठीक है, सॉरी पॉल्यूटेड हो रही है। वनों की अंदर कटाई से मृदा का कटाव होने लगता है, सॉइल इरोजन हो रहा है, वन कटाए जा रहे हैं, जो बाढ़ को आमंत्रित कर रहा है। ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपका यहाँ से। ठीक है, और दूसरे, अधिक पेड़ों की कटाई ने वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ा दी है, मतलब CO2 बढ़ रही है, जिससे कि ये जो ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। साथ साथ में जो हमारी एयर है वो भी प्योर नहीं होकर प्रदूषित हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसके साथ साथ में फिर हमारी क्या भूमिका इसमें हो सकती है, हमारी क्या मोरल ड्यूटी बनती है? तो हमारी क्या जो भूमिका हम समझते हैं, हम सबको मिलकर अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना चाहिए। सबसे पहली बात है, ज्यादा से ज्यादा है जो प्लांटेशन हमें करना है, पौधों को है जो उगाना है।
ठीक है। इसके साथ साथ में पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वातावरण की शुद्धता बनती रहे, ठीक है। ध्यान रखकर जो भी पेड़ काटे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, जो उन्हें सजा मिलनी चाहिए है, ठीक है, पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमें नदियों की निर्मलता स्वच्छता बनाए रखने के लिए कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित जल को नदियों में डालने से रोकना चाहिए। नदियों के अंदर फालतू की जो खराब चीजें वो नहीं डालनी है, जो अनवांटेड जो कचरा है वो नहीं डालना है। इसके साथ में नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की जागरूकता के लिए अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिसके अंदर पीपल जो लोग हैं उनके अंदर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अलग अलग हमें जो प्रोग्राम चलाने चाहिए, ये भी इसमें ध्यान रखना हमें, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी के मैं आज की पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक प्रदूषण के अंदर प्रदूषण का मौसम पर असर साफ दिखाई देने लगता है। प्रदूषण के चलते जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कहीं पर बारिश अतिरिक्त हो जाती है, कहीं पे होती भी नहीं है, तो किसी स्थान पर सूखा पड़ जाता है। राजस्थान में ये हालत है कि सूखा पड़ रहा है, कुछ जगह जो केदारनाथ जैसे जगह पे बाढ़ आ रही है। और गर्मी के मौसम में भी गर्मी की अधिकता देखने को बनती है। कई बार तो पारा अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका होता है। सर्दियों के समय या तो कम सर्दी पड़ती है या तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। गर्मियों के समय बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, बारिश भी नहीं हो रही है। और ये सब प्रदूषण के कारण ही संभव हो रहा है। और हमें पॉल्यूशन को हर हाल के लिए जो रोकना है। फिर अगला 13 क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे बच्चों। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद में इसका आंसर समझ लेते हैं। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया। स्नोफॉल क्या होता है? स्नोफॉल वो जगह होती है जब आसमान से बर्फ है जो बारिश के रूप में गिरने लगे, तो उसको स्नोफॉल बोला जाता है। और स्नोबॉल ये जो पहाड़ी इलाके जहाँ पे बर्फ जमी रहती है वहां पे ज्यादा होती है। आप कभी घूमने जाओ शिमला है या ये जो गंगटोक है इस साइड, हिमालय साइड। प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ गई है। CO2 बढ़ रहा है पॉल्यूशन के कारण, जिसके कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। इससे सांस की अनेक बीमारियां उत्पन्न हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है इस तरीके के। प्रदूषण के कारण पहाड़ी स्थानों का तापमान बढ़ गया है, ठीक है, जिससे स्नोफॉल कम हो रहा है। वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बर्फ पिघल रही है, ऑटोमेटिक सी बात है। ध्वनि प्रदूषण से शांति भंग हो रही है। ध्वनि प्रदूषण मानसिक अस्थिरता, बहरेपन तथा अनिद्रा जैसे रोग का कारण बन रहा है। साउंड या फिर जो नॉइस पोल्यूशन, उसकी वजह से क्या होता है? नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो हमारा है क्या क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण हो रही है। मानसिक अस्थिरता का मतलब जो मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। बहरेपन मतलब जो हमें सुनने की जो समस्या हो सकती है। इसके साथ साथ अनिद्रा, लैक ऑफ स्लीप जिसको बोला जाता है, वो है जो हो रहा है। जल प्रदूषण के कारण शुद्ध जल पीने को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, जो पीने लायक जल है वो भी नहीं मिल पा रहा है। और अगर हम खराब पानी पिएंगे तो पेट संबंधित समस्या हमें जो ज्यादा है जो महसूस होने लगेगी, ठीक है बच्चों। फिर हम लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कटाव पर किसी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है, इस कथन में पक्ष में अपनी राय है जो व्यक्ति। सिंपल सी बात है, पहाड़ी इलाकों में घूमने जा रहे हैं, जहां पे दुकान होगी, चाहे चाय की टपरी हो कुछ भी हो, वहां क्या होगा, या फिर कोई भी छोटी सी दुकान हो, वहां पे हम लोग खाने पीने की चीज लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो कचरा होगा ना तुरंत वहां पे डाल देंगे, और उससे वहां की जगह जो पोल्यूटेड या फिर प्रदूषित होती रहेगी। तो ये उसके लिए वरदान है। क्यों वरदान है? वो देखो, कटाव पर किसी भी दुकान का नाम उसके लिए वरदान है क्योंकि अभी ये पर्यटक स्थल नहीं बना। यदि कोई दुकान होती तो वहां सैलानियों का अधिकतम आगमन शुरू हो जाता है। वहां पे ज्यादा टूरिस्ट है वो आते और वे जमा होकर खाते पीते, गंदगी फैलाते। इसे गंदगी तथा वहां पर वाहनों के अधिक प्रदूषण, वायु में प्रदूषण भी बढ़ जाएगा। लेखिका को केवल यही स्थान मिला जहां पर वो स्नोफॉल देख पाई। इसका एक फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि हम लोग स्नोफॉल देख पाए, नुकसान ये है कि किसी को भूख लगी होगी तो वो वहां पे खा नहीं पाया होगा कुछ चीजें, ठीक है। इसका ये कारण था कि यहाँ पे प्रदूषण नहीं था, और जहां पे प्रदूषण नहीं होगा वहां पे जो अच्छी तरीके से स्नोफॉल होगा। और कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए एक प्रकार से वरदान है। आपको बात समझ में आई? ये थोड़ा क्वेश्चन समझ लेना, वरदान क्यों, उसके लिए दुकान नहीं होने से क्या फायदा है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। फिर हम लोग अगले पे बढ़ रहे हैं। अगला है, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार से की है? वाटर है जो इकट्ठा किस तरीके से की है, वाटर साइकिल वो सब समझना है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था नायाब ढंग से की। प्रकृति सर्दियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है ग्लेशियर की फॉर्म में, और गर्मियों में पानी के लिए जब तराई तराई मचती है, सब जगह हाहाकार मचता है, तो उस समय यही बर्फ सिलाई पिघलकर जल धारा बन करके नदियों को भर देती है। और नदियों के रूप में बहती ये जल धारा अपने किनारे बसे नगर, जो सिटीज है, गांव जो विलेज है, उनमें जल संसाधन के रूप में नहरों के द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई करती है और अंत में सागर में जाकर मिल जाती है। और इसके साथ साथ में सागर में फिर से वाष्प के रूप में वेपर फॉर्म में जल चक्र की शुरुआत होती है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। आपने विज्ञान में पढ़ा भी होगा जल चक्र, जिसको आप लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। ऐसा मत सोचना जो वाटर यानी जल के ऊपर चलने वाली साइकिल, वो साइकिल हो जाएगी, साइकिल के विकी की तरह। अगला देखो, सचमुच प्रकृति ने जल संचय की कितनी अद्भुत व्यवस्था की है। एक पहले से प्री प्लान्ड है, प्रकृति ने की, इसको किसी इंसान ने नहीं की है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन की तरफ।
देश की सीमा पर बैठ फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति हमारा क्या उत्तर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझो। साना सना हाथ जोड़े में पाठ में देश की सीमा पर तैनात फौजियों ने चर्चा की गई है। वस्तुतः सैनिक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह ईमानदारी, समर्पण, अनुशासन, ठीक है, यही एक फौजी या सैनिक होता है, उसकी खास बात होती है। और सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहते हैं। देश की सीमा में बैठे फौजी प्रकृति के प्रकोपों को सहन करते हैं। वहां पे सर्दी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, चाहे वर्षा पड़े, उन सब चीजों को सहन करते हैं, ठीक है। हमारे सैनिक या फिर फौजी भाइयों को उन बर्फ से भरी ठंड में ठिठुरना पड़ता है, जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, जहाँ पे जो खून भी है, जो बर्फ होने लगता है, उस जगह पर भी जो फौजी है वो लोग मजबूती के साथ में देश की रक्षा के लिए डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। अपनी ड्यूटी जो भी उनकी ड्यूटी दी गई है पूरी ईमानदारी के साथ में है जो पूरी करते हैं। करते हुए के साथ में जहाँ पर तापमान शून्य से भी नीचे गिर जाता है, वहां नसों में खून को जमा देने वाली ठंड हो जाती है, ठीक है। इस हम समझ पा रहे बात है। वहां पे वह वहां की सीमा की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं और हम आराम से अपने घरों में बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, मजे करते हैं, ठीक है। और ये जवान हर पल कठिनाइयों से जूझते हैं और अपनी जान हथेली पर रखकर जीते हैं। कभी भी उन्हें जो देश के लिए शहीद या फिर काम आना पड़ सकता है, लेकिन उसकी चिंता किए बिना भी है जो डटकर रहते हैं। हमें सदा उनकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। उनके परिवार वालों के साथ हमेशा सहानुभूति, प्यार और सम्मान के साथ में पेश आना चाहिए। उनके फैमिली मेंबर है, ऐसा नहीं किसी फौजी का कोई बेटा है या फैमिली, उसके साथ में आप दुर्व्यवहार कर रहे हो, उसको रेपुटेड नहीं दे रहे हो, उसके साथ में आपको मिल उससे उसको आपको है जो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए कि बच्चे तेरे जो पिताजी है या फिर चाचा जी वो पूरे देश की रक्षा कर रहे हो, हम सब लोगों की रक्षा कर रहे हैं, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है आप उसकी अच्छी तरीके से सपोर्ट करें। आपके आसपास में ऐसा कोई हो तो आप जरूर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये चैप्टर तो हो गया हमारा खत्म। दो चैप्टर हमने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं। अब हम लोग अपने हैं जो तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। जब तक के लिए मैं थोड़ा सा जो पानी पी के वापस से जो रिफ्रेश माइंड से स्टार्ट करता हूं। एक मिनट रुकना आप। अब बच्चों हम लोग लास्ट जो हमारा चैप्टर है या फिर पार्ट है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट पार्ट में आप देख रहे होंगे जो हमारे लेखक है वो है सच्चिदानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और इनको जो उपाधि मिली है वो है अज्ञेय या अज्ञात। और ये क्यों मिली, कैसे मिली, मैं आपको ये सारी चीज समझाऊंगा इंटरेस्टिंग तरीके से। देखो हुआ क्या कि आप लोगों ने भी देखा होगा न्यूज़पेपर आता है ना, न्यूज़पेपर या अखबार जो आता है, पत्रिका, उसके अंदर क्या होता है कि कई बार हम लोग कहानी लिख के देते हैं। कई बार कंपटीशन होते हैं, प्रतियोगिता होती है कि आप कहानी लिख के दीजिए, जिसकी सबसे बेस्ट कहानी होगी उस कहानी को लिखेंगे और नीचे उस देने वाले का नाम और इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या हुआ, जो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन थे, इनको है या फिर मैं आगे बोल दूं, इन लोगों ने क्या किया, इनको है जो एक स्टोरी लिखते थे, कहानियां लिखते थे। इन्होंने एक बार अपनी कहानी लिख के दी और वो कहानी मुंशी प्रेमचंद तक पहुंची। और मुंशी प्रेमचंद ने वो कहानी देखी, कहानी उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन हुआ क्या, उस कहानी के नीचे नाम नहीं था। उनके सामने एक सवाल खड़ा हो गया कि भाई कहानी लिखने वाले का नाम नहीं है, कहानी बहुत अच्छी, हम इसको अखबार में देंगे कैसे, किस तरीके से पब्लिश करेंगे, किस तरीके से प्रकाशित करेंगे। और इन्होंने नाम क्यों नहीं लिख के दिया, इन्होंने सोचा कि भी मेरी कहानी अच्छी नहीं हुई तो लोग हंसेंगे, या फिर इनके घर वालों को ना पता चल जाए कि ये लोग लेखन या फिर जो लिखने के काम करते हैं। तब क्या हुआ, तब जो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहा, एक काम करते हैं, सच्चिदानंद ने लिखी, इस व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका नाम लिख लेते हैं अज्ञात या फिर अज्ञेय, ठीक है, अज्ञात, ठीक है, अननोन बोलते जिसको। इन्होंने कहा कि नाम लिख लो, आप लोग अज्ञात लिख दो कहानी के नीचे। तो वहां से उन्हें जो उपाधि मिल गई, ठीक है, क्या उपाधि मिली, तो वो आपको दिख रही है, इन्हें उपाधि मिली अज्ञेय की, मतलब जिसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो, ठीक है। अगला शुरू करते हैं इनकी लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में हम लोग समझ लेते हैं फटाक से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का जो जन्म है 1911 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया फिर कुशीनगर इलाके में हुआ। कुशीनगर याद कर लो चलेगा, ठीक है। और जिससे पहले जो हमारी लेखिका थी, ठीक है, उस लेखिका का जो था वो कोलकाता था, उससे पहले थे उनका बिहार था, ठीक है। ये तीनों हमने नाम याद कर लिए हैं। प्रारंभिक शिक्षा जम्मू कश्मीर में हुई। बीएससी इन्होंने लाहौर से की और क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको है जो जेल भी जाना पड़ा। और साहित्य व पत्रकारिता को पूर्ण समर्पित जो अगेन है, देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और कई नौकरियां छोड़ी, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर। आजादी के बाद की हिंदी कविता पर
आगे का व्यापक प्रभाव है आजादी के बाद की जो भी हिंदी कविता है। ठीक है, ये बता रखा है, इसकी इनकी खूबी लिख सकते हैं आप। और भी इनकी खूबियां देखते हैं। कविता के अलावा, अपार्ट फ्रॉम पोएम्स, कविता के अलावा कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, यात्रा वृत्तांत लिखे, निबंध लिखे, आलोचना आदि उनकी विधाओं में भी लेखन किया है। आज जितने भी हिंदी भाषा में विधाएं होती है अलग अलग, ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भगनदूत, चिंता, आर्यो करुणा प्रभामय, इंद्रधनु, रोंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार, काव्य संग्रह, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, विपतगा, शरणार्थी, जयदोल, कहानी संग्रह, अतिशंकु, और आत्मन पद है, सॉरी आत्मेन पद है, निबंध ऐसे, और यायावर रहेगा याद। ठीक है, यायावर मेरे एक मित्र है, वो भी लिखते हैं यायावर। ठीक है, उनके बारे में आपको उनकी आईडी भी या फिर जो रहेगी वो मेंशन करूंगा। वो भी यायावर वो लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं बड़ा। ठीक है, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक सहित तो 4 सप्तकों का समकालीन हिंदी कविता के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। वो लोग है जो बता रखे संपादित जो तार सप्तक सहित 4 सप्तक अलग अलग जो है वो उनके बारे में बता रखी है। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं, जो काम की चीज है वो समझो। ठीक है, इन्हें पुरस्कार भी मिला था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में भी पुरस्कृत किया गया है। 1987 में इनकी जो मृत्यु या फिर देहावास होगा। ठीक है, और बौद्धिकता की छाप अजय के संपूर्ण लेखन में मिलती है। इसके साथ साथ में उनके लेखन के मूल में व्यक्तित्व की पहचान की समस्या है, व्यक्तित्व की पहचान की समस्या है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ये उसके बाद समझते हैं। ये मैंने आपको बता दिया इनको कैसे मिली, किस तरीके से उनको उपाधि मिली थी। उपाधि के बारे में इतना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा चलते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, और देखो चैप्टर नाम से पता चल रहा है कि मैं क्यों लिखता हूँ। सिंपल सी बात है, आप क्यों ये वीडियो देख रहे हैं? घर वालों ने जबरदस्ती बिठा दिया, या फिर क्या कारण हो सकते हैं? आप इसीलिए तो पढ़ रहे हैं आज कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे अंक आ जाए। ये तो आपका मेन टारगेट है। वैसे सिंपल सी है, लेखक ने भी इसीलिए लिखा होगा, इनका शौक होगा या फिर इनकी मजबूरियां भी रह सकती है। वो सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। फटाक से देखते हैं, इनकी समरी है, सारांश है। मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ में लेकर अपने लिखने के कारणों के साथ साथ एक लेखक के प्रेरणा स्रोत पर भी प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार लिखे बिना लिखने के कारणों को नहीं जाना जा सकता, इसलिए लिखना जरूरी है। वह अपनी आंतरिक व्याकुलता से मुक्ति पाने तथा तटस्थ होकर देखने और पहचानने के लिए लिखता है। ठीक है, समझ में आई बात आपको? मन के भाव इनको बाहर लाने के लिए इनको लिखना तो पड़ता है। प्राय प्रत्येक रचनाकार कि आत्मानुभूति उसे लेखन कार्य के लिए प्रेरित करती है, किंतु कुछ बाहरी दबाव भी होते हैं, कई बार प्रेशर भी होते हैं। अभी आपका पढ़ने का मन नहीं है, आपके घर वालों ने जबरदस्ती बोला कि भाई पढ़, सर की क्लास देख, तो ये दबाव हो गया आपके ऊपर एक तरीके से। ठीक है, इसके साथ साथ में ये बाहरी दबाव कई बार रचनाकार को लिखने के लिए बाध्य करते हैं। इन बाहरी दबाव को संपादकों का आग्रह, प्रकाशक का तकाजा तथा आर्थिक आवश्यकता, आर्थिक आवश्यकता का मतलब है कि इन्हें पैसों की कहीं जरूरत पड़ गई है, तो ये भी एक कारण हो सकता है खर्चा चलाने के लिए। लेखक का मत है कि वह बाहरी दबावों से कम प्रभावित होता है, उसे इतना बाहरी चीजों से, जो एक्सटर्नल जो फैक्टर है उससे वो इतना उसके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता उनका। उसे तो उसकी भीतरी व्यवस्था ही लिखने की ओर प्रेरित करती है। अंदर की जो थॉट है, जो अंदर का शैतान है, अंदर का जो देवता है, वो उसे मजबूर कर रहा है या फिर उसे प्रेरित कर रहा है। दोनों तरीके से हो सकता है कि लिख भाई तू, लिख लिख भाई लिख, इस तरीके से। प्रत्यक्ष अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। उसके बाद एक रचनाकार को अनुभव सामने घटित घटना को देखकर होता है, उसने जो चीज देखी उसके बारे में लिखे तो मजा ही आया फिर। ठीक है, किंतु अनुभूति, संवेदना और कल्पना के द्वारा उस सत्य को भी ग्रहण कर लेती है जो रचनाकार के सामने घटित नहीं हुआ हो। वो चीज भी वो सोच पाता है जो लिखते टाइम, जो वहां पे घटना घटी और क्या क्या जो हो सकते थे वो भी हुए। जो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे नहीं पूछा जा सकते, दोनों चीज। ठीक है, और फिर वह सत्य आत्मा के सामने ज्वलन प्रकाश में आ जाता है और रचनाकार उसका वर्णन करता है, उससे इसको एक्सपीरियंस हो जाता है और इन चीजों के बारे में वो लिखता है। अब समझो सबसे ध्यान, लेखक बताता है कि उसके द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक कविता भी ऐसी ही एक है। एक बार जब वह जापान गया, ठीक है, तो वहां हिरोशिमा में उसने देखा कि एक पत्थर बुरी तरह झुलझा हुआ है और उसमें एक व्यक्ति की लंबी आ, उजली छाया है। ये देखो आप, यहाँ पे व्यक्ति तो मर गया लेकिन उसकी छाया वहां पे छपी रह गई। इतना खतरनाक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान में जो हिरोशिमा नाम की जगह है, उस पर जो परमाणु बम गिराए गए थे, और इतना खतरनाक उसका असर हुआ कि आज भी वहां बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उन बच्चों का जो ये आंखें है ना,
आगे कुछ इस तरीके से दिखती है। आप समझ पा रहे हैं कितना भयानक मंजर था। कई सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पे मारे गए थे। ठीक है, युद्ध हमेशा विनाशकारी होता है, इसका कोई युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, समझे ध्यान से। और उस पर एक व्यक्ति की लंबी उजली छाया, विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण उसे रेडियो धर्मी प्रभाव की जानकारी थी। रेडियो धर्मी, रेडियो एक्टिव, इसका मतलब ये होता है रेडियो एक्टिव बहुत एक जो एलिमेंट्स होते हैं वो जब भी विस्फोट उनका होता है ये बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक तरीके से। तो रेडियो धर्मी का आपको समझ में आ गया, रेडियो धर्मी आपको, ठीक है। ठीक है, और फिर उसे देखकर उससे अनुमान लगने लगा कि जब हिरोशिमा पर अणु बम गिराया गया तो उस समय वह व्यक्ति इस पत्थर के पास खड़ा होगा। अणु बम के प्रभाव से वो भाप बनकर उड़ गया, किंतु उसकी छाया उस पत्थर पर ही रह गई, और छाया उस पत्थर पर छप गई हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आप साइंस में अपने 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो मेरी क्लासेस देख लें, मैंने उसके अंदर डाल रखी है। ठीक है, लेखक को उस झुलझे हुए पत्थर ने झकझोर के रख दिया, उसके अंदर से उसको ऐसे अलग सा महसूस होने लग गया। वो एक दुख भरे है जो उसके दिमाग या फिर दिल के अंदर दुख भरे ख्याल आने लग गए, वो एक बहुत सैड हो गया। वो हिरोशिमा पर गिरा गए अणुबम की भयानकता की कल्पना करके बहुत दुखी हुआ। उसने जैसे उसके बारे में सोचा होगा तो उसे बहुत दुख हुआ, उस पर उस समय ऐसे लगा मानो वो दुखद घटना के समय वहां मौजूद रहा। लेखक इस तरीके से उसको चीज को बता रहा कि वो उस समय जैसे पास में खड़ा हो और उसके सामने की घटना हो, इस तरीके से वो लिख रहा है उन चीजों को। मैं भी आपको जैसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ तो आपको भी लग रहा होगा किस तरीके से वहां पे घटना घटी होगी, पूरा इंसिडेंट हुआ होगा। और इस तरह से उसके भीतर जो व्याकुलता पैदा हुई, जो परेशानी उसको पैदा हुई, उसी के परिणाम उसके द्वारा हिरोशिमा पर लिखी कविता थी। लेखक कहता है कि ये कविता हिरोशिमा पर जैसी भी हो वो उसके अनुभूति से पैदा हुई थी, उसके लिए महत्वपूर्ण था, उसके अंदर जो इंटरनल फैक्टर है उससे जो ये कविता है जो बाहर आई थी। ये देखो, आप देख पा रहे, छोटे बच्चे उस टाइम वहां पे रो रहे थे, बहुत धूल के जो गुब्बार है वो बहुत जगह तक फैल गए थे। जितनी बड़ी भी बिल्डिंगें थी, इमारतें थी, सारी की सारी है जो धस गई थी। आज भी लोग है जो हिरोशिमा जिस दिन बम गिरा था वहां पे लोग है जो उनकी आत्मा की शांति के लिए जो प्रार्थना करते सामूहिक रूप से भी। ठीक है, 2 मिनट का मौन व्रत धारण करते हैं। मैं लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, इसके कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं हम लोग बच्चों। शब्दार्थ है आभ्यंतर, मतलब भीतरी, इंटरनल बोलते हैं इंग्लिश में। रुंद, फंसा, मम्मी कई बार बोलती मन मती रोन मोटी, इस तरीके से। उन्मेष, प्रकाश, निमित्त, कारण, प्रसूत, उत्पन्न, विवशता, मजबूरी। ठीक है, और तटस्थ, किसी भी प्रभाव से दूर, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो। कीर्तिकार, रचनाकार, जो उसको पूरा बना रहा है। ठीक है, तकाज, तकाजा, कोई काम करने के लिए बार बार कहना, बार बार आग्रह करना, भाई ये कर ले, ये कर ले, पढ़ लो, घर वाला आपको बार बार तकाजते, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो। आत्मानुशासन, आत्मानुशासन का मतलब है स्वयं पर अनुशासन, खुद के अंदर सेल्फ, जो डिसिप्लिन बोलते हैं जिसको आप लोग। बखानना, बढ़ चढ़कर बताना चीजों को। कदाचित यानी शायद। परवर्ती, बाद का, ये आपने मैथ में पढ़े होंगे, परवर्ती, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, इस तरीके से सक्सेसर और प्रीसीजर अपने बचपन में। अपव्यय, फालतू खर्च। ज्वलंत, जलता हुआ, तत्काल, तुरंत, इमीडिएट बोलते हैं। कसर, कमी। अवाक, आश्चर्य के कारण चुपचाप, एकदम एकदम चुप रह जाना। फिर भोक्ता, अनुभव करने वाला, उपभोक्ता, हम लोग उपभोक्ता है, इस तरीके से कई बार आपने वर्ड सुना होगा। आकुलता, बेचैनी, समूची, पूरी, ट्रेजिडी, विपत्ति। ठीक है, आपदा। अनुभूति, अनुभव, एक्सपीरियंस। रेडियो धर्मी, रेडियम से संबंधित, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोला जाता है। विद्रोह, विरोध करना। बौद्धिक, बुद्धि से संबंधित। युद्ध काल, युद्ध की अवधि। आहत, पीड़ित। आत्मसात, ग्रहण करना। फिर देखो बच्चों आगे, मैं क्यों लिखता हूं, इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं हम लोग फटाफट। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति उनके लेखन में कई अधिक मदद करती है। मतलब आप उस चीजों को अगर जो आपने कुछ चीज देखी उसकी इमेज पूरे माइंड में बना पा रहे हो, उस बहुत पहले की चीज हो माइंड में बना पा रहे हो, तो आप जैसे ये आप अभी एग्जाम में जाओगे या ये आपको आंसर कोई भी क्वेश्चन का पूछ ले और आप वो पूरी थीम बना दे कि सर ने ऐसे पढ़ाया था, चैप्टर ऐसा समझाया था, तो आप उसका आंसर आराम से लिख सकते हो बिना रटे। तो ये ऐसे ही हुआ था। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव वह होता है जो हमें घटित होते हुए देखते हैं, परंतु अनुभूति, संवेदना और अंदर से जो आती है, इंटरनल जो थॉट होती है, कल्पना के सारे उस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं। ये वास्तव में कीर्तिकार के साथ घटित नहीं होता है। उस लेखक के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि भाई बम फूटा होगा, उसकी ऐसा कुछ हुआ होगा। लेखक के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेखक महसूस कर पा रहा होगा कि वहां के व्यक्तियों के साथ में कैसा हुआ होगा। ठीक है,
वो आंखों के, अब मैं ये महसूस कर पाऊंगा कि मेरे पढ़े हुए बच्चे वहाँ एग्जाम में किस तरीके से सोच रहे होंगे, वो एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ऐसा सोच रहे होंगे कि पेपर कठिन आएगा तो फिर इस सर ने पढ़े उनमें से कितने आए हैं, इजी आएगा तो आसानी से कर पाएंगे। इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो मैं, हालांकि मैं पेपर देने तो नहीं गया हूँ ना, पेपर देने तो आप जा रहे हो, फिर मैं उन चीज़ों को महसूस कर पा रहा हूँ। पेपर दे के मैं महसूस कर लूंगा कि आपके साथ में कैसा कुछ हुआ होगा, आपके साथ में क्या क्या थॉट्स आई होगी। ठीक है। वो आंखों के आगे नहीं आया होता, अनुभव की तुलना में अनुभूति उसके हृदय के सारे भावों को बाहर निकालने में उसकी मदद करती है। और जब तक हृदय में अनुभूति न जागे लेखन का कार्य करना संभव नहीं है। ठीक है। क्योंकि यही हृदय में संवेदना जागृत करती है, इसी से थॉट्स आती है और लेखन के लिए मजबूर करती है। लेखक अपनी आंतरिक विविधता के कारण लिखने के लिए प्रेरित होता है, उसकी अनुभूति उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। वो समूह को जानने के लिए भी लिखने के लिए प्रेरित होता है। इसलिए लेखक लेखन के लिए अनुभूति को अधिक महत्व देते हैं। अनुभूति का मतलब हो गया अंदर से जो सोच विचार आ रहे हैं, इंटरनल जो सोच विचार आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, उनसे वो ज्यादा लिख पाएगा। ठीक है। अब रटो नहीं और पाठ को समझ के जाओ अगर बच्चों, तो आप ज्यादा आंसर लिख पाएंगे। रटने में तो फिक्स है, आपने 4 लाइन रटी, एक आधी लाइन भूल गए तो पूरे का मजा हो जाएगा। लेकिन आप समझ के जा रहे हो तो आप कितना सारा भी लिख सकते हो, चाहे छोटा क्वेश्चन है चाहे बड़ा क्वेश्चन है, ये ऐसा हमेशा होता है। ठीक है। फिर आगे बच्चों देख रहे हैं हम लोग। लेखक हिरोशिमा के बम विस्फोट के परिणाम को अखबार में पढ़ चुका था, बता रखा है, लेकिन अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया। अखबार में उसने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में वो अपनी जापान की उसने यात्रा की थी और वहां अस्पताल भी गया। और आज भी वहाँ के जो लोग हैं वो इलाज करवा रहे हैं वहाँ पे। जो मैंने आपको फोटो बताई थी आंखों का हो गया, कुछ लोगों को शरीर की बनावट अलग हो गई है। और इस अनुभव द्वारा लेखक को उसका भोक्ता बनना स्वीकार नहीं था। कुछ दिन पश्चात जब उसने उसी स्थान पर एक बड़े से जले पत्थर पर एक व्यक्ति की उजली छाया देखी, वहां पे पूरी छप रखा था व्यक्ति। विस्फोट के समीप कोई भी व्यक्ति उस स्थान पर खड़ा रहा होगा। विस्फोट से विसर्जित रेडियो द्रव्य पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बना दिया और पत्थर को झुलझा दिया। इस प्रकार जैसे समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर से लिखी गई है, जैसे पत्थर के ऊपर लिखी गई है। इस प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक को झकझोर दिया। इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गया है। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। फिर है लेखक को कौन सी चीजें लिखने के लिए प्रेरित करती है, कौन कौन सी चीजें जो मोटिवेट करती है लिखने के लिए। आर्थिक व्यवस्था हो सकती है, पेट के लिए मतलब मजदूरी हो सकता है। आंतरिक व्यवस्था हो सकती है, प्रसिद्धि पाने के लिए, कुछ लोग फेमस होने के लिए भी लिखते हैं कई बार। और इसी के साथ साथ कई कई बार कुछ लोग इन्हें जो रिक्वेस्ट भी करते हैं, आग्रह करते हैं कि भाई सर आप अच्छा पढ़ाते हो तो पढ़ाओ, या कोई पढ़ाना नहीं चाहता उसको बोलते सर आप अच्छा पढ़ाते हो। जैसे मैं मोस्टली मैं मैथ या साइंस पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बोलते हैं सर आप हिंदी भी अच्छे से पढ़ाते हो, सोशल भी अच्छे से पढ़ाते हो, थोड़ी वो भी पढ़ा दो। बच्चों को इंटरेस्ट आता है। तो कई बार है जो ऐसे रिक्वेस्ट करने पे, आग्रह करने पे भी हमें मजा आता है कि भाई बच्चों ने कहा तो चलो ट्राई करते हैं। और मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैं हिंदी काफी ठीक पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। पढ़ाने का तभी सही रहेगा जब आपको अच्छे से समझ में आए। सिंपल सी बात है, आप किसी से भी पढ़ो, खुद से पढ़ के समझ में आ रहा तो भी अच्छी बात है। ठीक है। फिर किसी रचनाकार की प्रेरणा स्रोत किसी दूसरे कुछ भी रचने के लिए किस तरह उत्साहित करे। देखो, किसी रचनाकार को उसकी आंतरिक व्यवस्था रचना करने के लिए प्रेरित करती है, परंतु कई बार उसे संपादकों के दबाव आग्रह के कारण रचना लिखने के लिए उत्साहित होना पड़ता है। परंतु मन की वैलता उसे लेखन का मूल कारण बनती है। उसके अंदर, आपके अंदर कितनी है जो टेंशन हो रही है, जिज्ञासा कितनी है, क्यूरियोसिटी है पढ़ने के लिए, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, उतने ज्यादा आपके मार्क्स आएंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो। अभी आप कितनी जो अच्छे से बैठ पा रहे हैं, कितनी व्याकुलता आपके अंदर है, कितने आपको अंदर से ऐसे जिज्ञासा हो रही है, यस मैं फटा, आप एक्साइटमेंट हो, एकदम एक्साइटेड हो कि भाई मैं फटाक से पढ़ूं एकदम, कि मेरे ज्यादा नंबर आ जाएंगे, सर ने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ये आपकी उत्सुकता ही आपके ऊपर है जो वर्क करेगी, और कोई भी चीज नहीं है। आपका इंटरनल फैक्टर आपके ऊपर वर्क करेगा, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। ये नहीं कि बैठे तो मोबाइल सामने लेके चल रहा है कि पता नहीं कुछ और ही चल रहा है माइंड में, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला बच्चों। ठीक है, कभी भी नहीं होगा। तो वो आपके अंदर की कितनी है जो व्याकुलता है, वो व्यवस्था है, वो आपके ऊपर है जो वर्क करेगी। वो इसी से आप ज्यादा चीज सीखेंगे। ठीक है। अब बता रखा है समय के अनुभव के साथ साथ बाद दबाव भी महत्वपूर्ण होता है। बाद दबाव कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, कोई आत्म अनुभव समय के अनुभव से हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं, अंदर के जो फैक्टर है। फिर चाहे कुछ भी हो, परंतु इसके साथ साथ बाहरी दबाव भी जो एक्सटर्नल जो फैक्टर है वो कौन कौन से है, वो देखो ध्यान से। आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ की आकांक्षा, ठीक है, पैसों के लिए। सामाजिक परिस्थितियां, उसको समाज में लोग कैसे देखते हैं, वो खुद कैसे महसूस करता है। संपादकों का आग्रह, एडिटोरियल से जो रिक्वेस्ट कर दो। विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव, किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखना हो या कुछ बताना हो तो यह भी हो सकता है। इसके साथ साथ में क्या बाहर दबाव केवल, अगला क्वेश्चन है, जुड़े रचनाकार को प्रभावित करते हैं, अन्य क्षेत्रों जो बलात्कार भी प्रभावित करते हैं। लेखन के क्षेत्र में भी दबाव है कि और भी क्षेत्र में या फिर हो सकते हैं दबाव।
दबाव हर क्षेत्र में है। एक वकील के ऊपर दबाव, एक डॉक्टर के ऊपर दबाव, एक नॉर्मल काम करने वाले शिक्षक के ऊपर दबाव, बच्चों के ऊपर दबाव। सबसे बड़ी बात, बच्चों भी आपके ऊपर दबाव है कि आपके नंबर कम आए ना 90 से या 80 से या 95 से हिंदी जैसे विषय में, तो घर वाले आपकी जो फटाक से कुटाई करेंगे या फिर आपको ताने मारेंगे कि हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तेरे नंबर कट गए, ये तो मैं भी करके आ जाता है, वो मैं करके आ जाती है, घर वाले ऐसा बोलते बहुत बार। तो आपके ऊपर दबाव है, आप इस दबाव में बैठे हैं, आपका पढ़ने का मन नहीं लेकिन फिर भी आपको बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर मैं बैठा नहीं, नंबर नहीं आया मेरे, तो घर वाले फिर सुताई तो करेंगे आपकी, और सुताई से बचने के लिए आपके ऊपर एक दबाव हो गया। समझ में आ रही बात आपको? तो ये दबाव और कौन कौन से दबाव हो सकते हैं? बिल्कुल, ये दबाव किसी भी क्षेत्र के कलाकार हो, सबको समान रूप से प्रभावित करते हैं। कलाकार, आप भी एक कलाकार हो, अब विद्यार्थी होते हुए भी कलाकार हो, अनुभूति अनुभूति या खुशी के लिए अवश्य अपनी कला का प्रदर्शन करते हो, परंतु उसके क्षेत्र की विविधता एक रचनाकार से अलग नहीं है। कैसे? जैसे अभिनेता, हीरो होते हैं, हीरो हीरोइन, उनको दबाव होता है। मंच या कलाकार, उनके 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 ऊपर निर्देशक जो डायरेक्टर होता है वो बोलता है, बोला था तेरे को ये डायलॉग देने के लिए, ये डायलॉग क्यों दिया, ऐसे वो बोलता है। गायक गायिका सिंगर होते हैं, उनके ऊपर आयोजक हो, आयोजक मतलब जो वो पूरा आयोजन करवा रहे, श्रोता हो, कई बार जो लोग क्या सुनना चाह रहे वो सॉन्ग उन्हें जो गाना पड़ता है बहुत बार। ठीक है, इसके साथ साथ में मूर्तिकार, जो मूर्ति बनाने वाले, उनके ऊपर मूर्ति बनाने वाले बोलते कि उसकी नाक लंबी रखनी, पतली रखनी, चौड़ी रखनी, कैसा कलर रखना, कैसा रंग रखना, कैसा डिजाइन होनी चाहिए, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है। और इच्छा, उनकी इच्छा के उनके ऊपर दबाव बना रहता है। फिर है बच्चों, चित्रकार होते हैं, उनके ऊपर चित्र बनाने वालों के जो होते हैं उनका भी दबाव बना रहता है, मूछ लंबी रखनी है, चौड़ी रखनी है, कलर गोरा रखना, काला रखना है। तो दोनों आपको चीज यहाँ पे समझ में आ गई है। फिर देखो, हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाहर दबाव दोनों का परिणाम है, ये आप कैसे कह सकते हो? तो ऐसे कह सकते हैं, अंदर का दबाव तो उसको इंटरनल फैक्टर मजबूर कर देगा ऐसा कुछ हो। बाहरी दबाव कैसे थे, तो दोनों देख लेते हैं। लेखक जापान घूमने गया था, तो हिरोशिमा उस विस्फोट से पीड़ित लोगों को देखकर उसे थोड़ी पीड़ा हुआ, पीड़ा हुई मतलब उसको इमोशनली अटैचमेंट हुआ। कैसा हो सकता है? उसका मन लिखने के लिए प्रेरित नहीं रह पा रहा था। हिरोशिमा के पीड़ितों को देखकर उसके लेखक को पहले अनुभव हो चुका था, परंतु जले पत्थर पर किसी व्यक्ति की उजली छाया को देखकर उसको हिरोशिमा विस्फोट से प्रभावित लोगों के दर्द की अनुभूति कराई। जो पत्थर था, उस पत्थर ने लेखक की लाइफ चेंज कर दी, टर्निंग पॉइंट आ गया कि भाई ऐसा हुआ होगा, भयानक मंजर, कितना खतरनाक रहा होगा वो। लेखक को लिखने के लिए प्रेरित किया, इस तरह हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंत व बाहर दोनों का परिणाम है। अंदर से उसका मन कर रहा था लिखूं, जब उसने वो लोगों को देखा वहां हॉस्पिटल में जाके, अस्पताल में जाके, और फिर उसके मन में आया, पत्थर को देखा तो उसको बाहर से भी दबाव आने लगे कि भाई लिखना तो चाहिए। तो दोनों फैक्टर ने बराबर वर्क किया। ठीक है, हिरोशिमा की घटना विज्ञान की भयानक दुरुपयोग है। आपकी दृष्टि में विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ किस तरह से हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देख लो आप ध्यान से। हिरोशिमा में तो हुआ ही, और कहाँ कहाँ हो रहा है? विज्ञान ने यात्रा तो सुगम बनाने के लिए हवाई जहाज, गाड़ी आदि का निर्माण किया, परंतु इनसे अपने ही वातावरण को प्रदूषित कर दिया गया है, वातावरण प्रदूषित हो गया है। इस विज्ञान की देन के द्वारा आज हम अंग प्रत्यारोपण कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, परंतु आज इस देन का दुरुपयोग करके मानव अंगों का व्यापार या फिर तस्करी होने लग गई है। विज्ञान के दुरुपयोग से भ्रूण हत्या बढ़ रही है। एम्ब्रॉय, एक मदर के एम्ब्रॉय के अंदर ही या फिर पेट के अंदर ही बच्चे को या संतान को मार दिया जाता है, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, विज्ञान ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, इससे इंटरनेट तो बनाया, लेकिन आज क्या हो रहा है? बोझ तो कम किया, लेकिन आज वायरस, हैकिंग, इस रीजन की वजह से जो जो मानव का जो जीवन उस पर भी इसका असर पड़ रहा है। ठीक है, आज हर देश में परमाणु अस्त्र बनने तो लग गए, परमाणु बना तो सब रहे, लेकिन इसका उपयोग इतना खतरनाक है, हम लोग अब तक है जो हिरोशिमा को नहीं भूल पाए हैं। जो मंजर, छोटा सा एक बम गिराया था, सोचो कि आगे अगर सारे देश बना रहे हो, सारे देशों ने उसका प्रयोग कर दिया, तो क्या हालत होगी इन सब की, वो एक सोचने वाला विषय है यहाँ पर। ठीक है, अगला है, एक संवेदनशील युवा नागरिक की हैसियत से विज्ञान का दुरुपयोग रोकने में आपकी क्या भूमिका है? हमारी क्या क्या भूमिका हो सकती है? हमारी भूमिका या फिर हमारा जो मेजर रोल हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है? देखो, विज्ञान के बने हथियारों का यथासंभव मानवता की भलाई के लिए ही करें, मनुष्य के विनाश के लिए नहीं। पहली चीज, प्रदूषण के प्रति जनता में जागरूकता लाने के लिए अनेक कार्यक्रमों सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण के प्रति रोकथाम की जा सके। इन समारोह में जाकर वह लोगों को बताकर हम अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, लोगों को ऐसे जागरूक कर सकते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम चलते हैं कि भाई आप इस तरीके से कार्य करो, आप पर्यावरण को प्रदूषण नहीं करना है, पर्यावरण को प्रदूषण करने से पेड़ लगाना है, क्योंकि
कुछ लोग शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको हम जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर जागरूक करेंगे, गाइड करेंगे, तभी तो उन चीजों को समझ पाएंगे। उन्हें पर्यावरण का महत्व ही नहीं पता, उन्हें ऑक्सीजन और CO2 के बारे में नहीं पता, बाकी सब तो चीज छोड़ो, तो वो लोग वहां से चीजों को सीखेंगे और अच्छी तरीके से जो वर्क ये चीजें करेगी, ठीक है। और टीवी पर प्रसारित अश्लील कार्यक्रम का खुलकर विरोध करना चाहिए। वल्गर जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। समाजोगी कार्यक्रम में प्रसारण का अनुरोध करूंगा। समाज उपयोगी का मतलब होता है जो समाज के अंदर उपयोगी हो, सोशल, जिसका कुछ वैल्यू हो, वो प्रोग्राम हमें चला ज्यादा जाना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ में हथियारों का आपका जो प्रयोग हो सकता है कम ही करना है, जो मानव ने बनाए हैं। फिर देखो बच्चों, अब तक हम लोगों ने जो समझा, जो कुछ भी लेखक के बारे में क्विक रिवीजन में, आज ये जो क्विक है वो जो जितनी भी टेबल है वो मैं लेके आया हूँ। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि पार्ट पहला है हमारा माता का अंचल या फिर आंचल, उसमें शिव पूजन सहाय है। उनका जन्म उन्वा जिला भोजपुर या फिर बिहार, याद कर लो बिहार में हुआ था। और जन्म हुआ कब था, तो 1893 में हुआ था। ये बात आप ध्यान से समझ सकते हैं। अगला है साना साना हाथ जोड़ी, मधु कांकरिया, कोलकाता में जन्म हुआ 1957, अभी तक इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। और अगला है मैं क्यों लिखता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, ये अज्ञे था और इनका नाम था। देखो लिखने के लिए इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। लिखने के लिए आपको सच मालूम होना चाहिए, और अगर आपको सच मालूम मालूम है तो आप हीरे की तरह चमकेंगे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, आगे सचिनानंद, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, ये आप याद कर सकते हैं। ऐसे लिखने के लिए आपको सच की जरूरत पड़ती है। और फिर है इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था 1911 में, 1987 में इनकी जो मृत्यु हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो कक्षा 10 की कीर्ति का भाग 2 है वो पूरी समाप्त हो चुकी है। बच्चों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ज्यादा कुछ करो ना करो, एक चीज मेरी जरूर मानना, इस वीडियो को एक बार और देख लेना। और अगर आपको कंटेंट में दम लगा, हालांकि मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरी इसमें इस एक स्लाइड को बनाने के लिए मेरी 4 दिन की मेहनत है। 4 दिन से मैंने बहुत कम कम नींद ली, वो छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरी जो ड्यूटी थी मैंने की। अब आपकी ड्यूटी ये है, एक ही ड्यूटी आपकी, इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, पूरी पूरी देखिए, क्योंकि शायद सब कुछ पार्ट मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। और तीसरी चीज, अगर आप इससे बेनिफिट ले पा रहे हैं तो इस टाइम हम लोगों का आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अभी ये नया नया स्टार्ट किया है ऑनलाइन, ठीक है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, तो इससे जब नंबर बढ़ते हैं सब्सक्राइबर में, सब्सक्राइब नंबर, तो हम इससे मोटिवेट होते हैं। सब्सक्राइब का यूट्यूब कभी कोई अर्निंग नहीं देता, और वीडियो को भी ना के बराबर देता है। तो हम अर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे बच्चों, हम लोगों का एक ही फोकस है, अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर करना, तो भी आपका कम टाइम वेस्ट हो, ठीक है। मैंने आपको लगभग 1 घंटा और 51 या फिर 51 मिनट के अंदर, 51 मिनट के अंदर सारे ये पूरे 2-3 पार्ट थे लेखक परिचय, सबके साथ में डिलीवर करने की कोशिश की, ठीक है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बाकी कमेंट में अपनी फीडबैक जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारे जितने भी अलग सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं वो आप उन्हें भी है जो आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ से भी ये वीडियो आप देख रहे हैं। फिर मिलते हैं, मैं सुनील चौधरी, अपनी अगली वीडियो के साथ में, ठीक है बच्चों।